सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये हमारे सब्जेक्ट का पूरा नाम। पहले भी हमने डिस्कस किया कि इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। इसमें से पार्ट ए हमारा जो है वो कहता है कि कैसे कंपनी का बर्थ होता है। पार्ट बी कहता है कि कंपनी का जब बर्थ हो गया, कंपनी जब बन गई, तो कंपनी चलती कैसे है, यानी कि कंपनी को कौन कौन से कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ते हैं, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंसेस करना पड़ता है, उसे पैन लेना पड़ता है, टैन लेना पड़ता है, और क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। यानी कंपनी के गोइंग कंसर्न की कहानी है, बिजनेस के चलने की कहानी है। और पार्ट सी हमारा थोड़ा दुख दर्द है, और ये कहता है कि जब कंपनी के बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं तो कंपनी को कैसे हम सरवाइव कराएंगे। कोशिश करेंगे सरवाइव कराने का, नहीं सरवाइव हुआ तो और जबरदस्त कोशिश करेंगे, उसके बाद भी सरवाइव नहीं किया कंपनी तो क्या कर देंगे, हम उसे वाइंड अप कर देंगे। यह है हमारा पार्ट सी। हमने पढ़ना शुरू किया पार्ट बी। पार्ट बी में हम लोगों ने जो है बेसिकली डिस्कशन किया और बातचीत की, और ये जो कंप्लायंसेस है ये सारे कंप्लायंसेस किससे रिलेटेड है, लेबर लॉ से। फिर मैं आपको बैक कर रहा हूं, हम लोग जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ये कंपनी के बर्थ की है या कंपनी के चलाने की है। इसका मतलब कंपनी का बर्थ हो चुका है। अब जब कंपनी चलेगी तो कंपनी क्या करेगी, हवन करेगी या कुछ बनाएगी, कुछ बनाएगी, या तो कोई प्रोडक्ट बनाएगी या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जब भी कंपनी इनमें से किसी भी चीज को करेगी तो वो पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे या नहीं, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे या नहीं, इंप्लॉय को लेकर के आएंगे या नहीं आएंगे। अगर इंप्लॉय को लेकर के आएंगे तो वहां कहीं ना कहीं बातचीत ये शुरू होगी कि जिन जिन लोगों को आप काम पे रख रहे हैं उन लोगों को सही तरीके से काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको आप सही तरीके से वेजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, टाइम पे वेजेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको अगर काम के दौरान किसी तरह का नुकसान होता है, कोई हादसा होता है, तो आप उन्हें प्रॉपर्ली कंपनसेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी काम कर रहा है तो ऐसे केस में क्या आप उन्हें बोनस जैसा चीज देते हैं या नहीं देते हैं। आपके साथ वो बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो रिटायर हो रहा है या फिर वो रिजाइन दे करके जा रहा है, तो क्या उसे एक्स्ट्रा कुछ ग्रेच्युटी वगैरह दे रहे हैं। अगर कोई पर्सन जो है वो कहीं काम कर रहा है तो ऐसे केस में रामदीन को पूरा पैसा तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ उसके ही हिस्से का पैसा क्या करते हैं, हम रख लेते हैं, और कुछ पैसा एम्प्लॉयर जो है वो किसी ऐसे फंड में रख देता है कि कल को वहां काम करने वाले, चाहे वो रामदीन हो, हरिया हो, राम खिलावन हो, कोई भी हो, अगर उसे पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो ये रिक्वायरमेंट वो वहां से फुलफिल कर सके, उस पैसे का यूज कर सके, यानी प्रोविडेंट फंड जैसे कंसेप्ट कहा। ठीक है, अब हमने यहां पे डिस्कस भी किया था कि टोटल कितने एक्ट पढ़ने हैं हमें, 16। बार बार ये कह करके डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर हम कभी कभी क्या होता है बहुत खुशफहमी में रहते हैं तो गलतियां ज्यादा होती है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है कि ये चैप्टर बड़ा है, इसीलिए ये चैप्टर शुरू हुआ तो अभी खत्म नहीं हो रहा है, टॉपिक खत्म होते जा रहे थे, लेकिन ये चैप्टर लगातार चलता जा रहा है। कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे शुरू होगा खत्म हो जाएगा, आप बोलिएगा सर खत्म हो गया, मैं बोलूंगा हाँ खत्म हो गया। तो इसीलिए कोई चैप्टर बड़ा रहे तो भी नहीं घबराते हैं, छोटा रहे तो भी नहीं घबराते हैं, जिसका जितना वेटेज है हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पूरा पढ़ना पड़ेगा। 16 एक्ट हैं। हाँ ये जरूर है कि इन एक्ट को बहुत कंप्रेस किया गया है, अगर नहीं कंप्रेस किया जाता तो इट इज ऑफ 100 मार्क्स इन प्रोफेशनल, सेम चीज 100 मार्क्स के लिए है। यहां पे हमें जो 16 एक्ट पढ़ने, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था किस एक्ट को, फैक्ट्रीज एक्ट, जहां पे हमने देखा था कि अगर कोई जगह जिसका नाम फैक्ट्री है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, वहां पे अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, रामदीन काम कर रहा है, हरिया काम कर रहा है, राम खिलावन काम कर रहा है, तो उसे एक मिनिमम जो है वो बेसिकली जो है वो कंडीशन मिले जिसमें वो काम कर सके। आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत लग्जरियस मैंने आपको माहौल दिया हुआ है, लेकिन ये इतना जरूर है कि इस तरीके में आप पढ़ सकें। ठंड एसी जो भी रहता है वो इतने रीजनेबल है, चेयर रीजनेबल है, और भी हो सकता है, पीवीआर जैसा भी हो सकता है, जहां पे ऐसे बटन दबाया, ऐसे टीचर बोल रहे हैं, एक तो वैसे ही नींद आती है जब टीचर बोलते हैं, ऊपर से अगर जो है वो सोफा अगर लगा रहे तो फिर पूछिए ही मत क्या होगा। तो मैं कह रहा हूं उस कंफर्ट का तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन एक रीजनेबल कंफर्ट मिलना चाहिए। पापा लोग, अभी भी अगर आपने कहीं गलती से बोला कि पापा हमारे यहाँ ना, अभी तो खैर यहाँ ये कंप्लेंट नहीं होती है कि एसी जो है वो ठंडा नहीं कर पाता, उल्टा होता है, बीच बीच में बंद करना पड़ता है, लेकिन अगर कहीं आपने पापा को बोला पापा एसी उतना चिल्ड नहीं करता है, मेरे पापा रहते तो उसी समय चिल्ड कर देते और बोलते कि बेटा वहां चिल्ड होने गए हुए हो,
मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि बदलते समय के साथ कंफर्ट का लेवल भी बदला है। फैक्ट्री जिस समय पहले लोग काम करते थे, कहते थे किसी भी तरीके से काम कर लेंगे, हम लोग भी पढ़ाई करते थे। दैट वाज द स्टोरी ऑफ 2006 जब मैंने इनरोलमेंट लिया था। मैं आपको सही बता रहा हूं, माहौल ऐसा नहीं था। माहौल ऐसा नहीं था का मतलब यह है कि कंफर्ट जोन या इस तरीके का सिचुएशन नहीं था। टीचर आते थे, मार्कर से मार्कर की स्मेल पूरे रूम में फैली हुई रहती थी। रीजन ये कि सुबह से शाम तक वो जो मार्कर चल रहा होता है तो एक खासी तरह का स्मेल, ऐसे ही नींद आती थी, उस स्मेल में ऐसा लगता था आप बेहोश हो जाएंगे या आप खत्म हो जाएंगे। अगर लाइट कट गई है तो हम लोग दुखी हो जाते थे। क्यों? पंखा चलना बंद हो जाता था। फैन तो एसी तो वैसे ही नहीं चलता था, बस क्या चल रहा होता था, फैन, और वो बंद हो जाता था। लेकिन मजाल है, बोलेंगे कि सर गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि टीचर उस माहौल में जब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम बोल नहीं सकते। कहा कि लेकिन समय बदलता गया। कहा गया कि फैक्ट्री में काम करने वाले रामदीन राम खिलावन को एकदम एसी और डीसी नहीं देंगे, लेकिन कम से कम एक रीजनेबल क्या देंगे, एटमोस्फेयर देंगे। अनरीजनेबल ड्यूरेशन नहीं होगा काम कराने का, और जब काम कराएंगे तो मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग इतना पैसा जरूर देंगे कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हमारे देश में होने के कारण शायद उसके साथ ऐसा किया जा सकता है कि भाई आप काम करोगे, हम आपको इससे ज्यादा पैसे जो है वो नहीं देंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट के बाद पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कहता है कि जितना उसका मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग पैसा बनता है उतना उसे दो, लेकिन कितने दिन के भीतर दोगे, ये कौन सा एक्ट बताता है? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट और इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये दोनों ही एक्ट आपका जो है वो बताता है कहानी सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि अगर कोई वहां काम कर रहा है, काम के दौरान किसी तरह का हादसा हो जाता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह से रिलेटेड हो। इवन रामदीन काम कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड का, उसने एक चोर को जो है वो चोरी करने से रोका। चोर तो भाग गया, लेकिन खुन्नस में था कि जब रामदीन आएगा बजा डालूंगा। रामदीन जब अपना शिफ्ट खत्म करके जा रहा था तो उसे कोपचे में लिया, धप धप, मंच या 5 स्टार नहीं था, क्या था, चाकू, धप धप दिया, रिटायर हर्ट बेचारा, रिटायर सही वाला रिटायर हर्ट। अब वो जो है वो रिटायर हर्ट। अब ऐसे केस में बताइए क्या उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए? अगर वास्तव में देखें तो भाई क्या, वो तो रास्ते में जा रहा था तब ऐसा हुआ, लेकिन ये जो घटना है उसके एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है या नहीं? अगर उस चोर को वो चोरी करने से नहीं रोकता तो चोर में खुन्नस नहीं आती और वो उसका गेम नहीं बजाता। कहा गया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होगा हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें जो है वो कंपनसेट करेंगे। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बेसिकली कहता है कि आपकी जो सैलरी है वो मिलेगी ही मिलेगी, एम्प्लॉय की सैलरी। इसके अलावा एक खास रेट से आपके अर्निंग के बेसिस पे हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, बोनस प्रोवाइड करेंगे। और बताइए मुझे इस बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम बोनस का क्या परसेंटेज है? 8.33%। जितना आपके पॉकेट में पैसा है उसका या जितना मेरे में है? सैलरी या सैलरी अर्नड? कम से कम ये बात पूरा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम सब लिखते हैं और 8.33 एक तो बच्चे को याद नहीं तो वो तो नालायक के कैटेगरी में। एक बच्चा जिसे याद रहेगा 8.33%, लेकिन वो अंतिम तक नहीं पहुंच पाता है, वो लिख देता है सैलरी। और सही मानिए मार्क्स आपके कटेंगे, क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आंसर पूरे होने चाहिए। 8.33% ऑफ सैलरी, क्या ये सही आंसर है? आप ही सोच के देखिए, मैं किस सैलरी का 8.33 निकालूं? तो 8.33% ऑफ सैलरी अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसका 8.33। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 20% है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ग्रेचुटी के बारे में। जब हमने ग्रेचुटी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ग्रेचुटी उस एम्प्लॉय को देते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम कितने दिन रहा हो। सबसे पहले बताइए कि किस एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी आती है ग्रेचुटी लेने की, वो मैं पूछ रहा हूं। जिसने 5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। मैंने आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट किया है, सीएस अच्छा वाला बनना है, मत रटिए। हाँ, वो चीज जरूर रखिए जो फिगर में है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन क्लियर रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक लाइन है तो हर चीज का आंसर वही एक लाइन होगा। सिंपल सा चीज हमने पढ़ा था कि ग्रेचुटी के लिए वो एम्प्लॉय एलिजिबल है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम कितने साल काम किया है, 5 साल। और 5 साल काम करने के बाद या तो वो रिटायर हो रहा है
या रिजाइन दे रहा है या किसी तरह की डिसेबिलिटी आ जा रही है तो जा रहा है। याद रखना है, डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण अगर निकाला जा रहा है तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब है नालायकी आपने किया है तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आपको लात मार के बाहर किया जा रहा है और आप बोलते हैं थोड़ा ग्रेच्युटी भी दे दो, तो भाई ये तो हद हो गई बेशर्मी की। इसीलिए उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन के केस में जा रहे हैं तो भले 10 साल रह करके भी जाएंगे तो भी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। एक केस में मैंने बताया था कि 5 साल काम किया जाना जरूरी नहीं है। 2 सिचुएशन था, कौन कौन सा? डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी जो था, जिसमें जो है वो हमेशा के लिए क्या हो गया है, डिसेबल्ड हो गया है। उस केस में वो अपने मर्जी से नहीं जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है। और डेथ में तो जान ही रहे, बुलावा आ गया, लेकिन डिसेबिलिटी भी उसके हाथ में नहीं था, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी तरह से पैरालाइज हो गया। इस केस में जितने भी दिन उसने काम किए हैं उसके बेसिस पे उसके क्या कीजिए, उसे जो है आप ग्रेच्युटी दे दीजिए। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना मिलता है? रुकिए रुकिए रुकिए, 30 सेकेंड सोचने के लिए, आपस में अपने अकेले में सोचिए, कोई भाईचारा बहनचारा नहीं। सिर्फ अगर आपको आंसर आता है तो हाथ उठा दीजिएगा। मुझे हाथ देखने हैं, कितने हाथ हैं? जो हाथ उठते नहीं वो काट दिए जाते हैं ठाकुर। जो नए बच्चे बोलेंगे तो खून खराबे वाले टीचर हैं। अगर ध्यान से याद करेंगे तो याद है। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? चलिए आप ही को पहला मौका दिया। नहीं नहीं नहीं, पहला ठीक बोला, सैलरी अर्न को मल्टीप्लाई करने वाला गड़बड़ हो गया। बताइए पीछे मरून। ओके, 15 ईयर सैलरी एवरी कंप्लीटेड। ठीक, और आपके पार्टनर रिटायर हट कर दिया। ये दोनों सेटिंग करते हैं कि जा एक दिन तू जी ले अपनी जिंदगी और एक दिन मैं जीऊंगी अपनी जिंदगी। हाँ जी बताइए, कॉर्नर पिंक सही कह रहे हैं? सब अपना कपड़ा देख रहे हैं कि मैं यही पहना हूं ना आज। सही कह रहे हैं, ब्लैक सही कह रहे हैं। यही हमने पढ़ा था कि 15 डेज की क्या, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है। देखिए अगर आपके दिमाग में चीज क्लियर रहेगा ना तो बोलना आसान रहेगा, तो इसलिए रटिए मत। आपने जो काम किया वो साल तो आपको पता होगा, और अगर फ्रैक्शन में भी है तो हम अगला ईयर ले लेते हैं ताकि आपको क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपके 15 दिन का जो सैलरी है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उतना आपको क्या मिलेगा, ग्रेच्युटी। लेकिन ये तब मिलेगा जब आपने कितने साल काम किया हुआ है? 5 साल काम किया हुआ है, यानी 6 ईयर काम किया हुआ है, तो 6 ईयर इंटू 15 डेज का सैलरी, मतलब आधे महीने की सैलरी समझिए। 20,000 मिलता था तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से 60,000 मिलेंगे। क्या 4 साल काम किया तो 40,000 नहीं मिलेगा? हाँ जी पर्पल, 4 साल काम किया तो नहीं दीजिएगा 40,000? क्यों नहीं दीजिएगा, गुस्से हैं अपना उससे, रामदीन से? बिल्कुल सही, क्योंकि 5 ईयर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट, और इसमें हमने आपसे जिक्र भी किया था कि ऑल दो रामदीन से पैसे ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रामदीन को सूद समेत ये पैसे वापस कर रहे हैं, और बल्कि उसी के बुरे दिन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। आप कहिएगा सर कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, दे देते रामदीन को तो वो भी रख लेता। अनफॉर्चुनेटली रामदीन इस तरह के सेविंग को नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कहा गया कि आप उसके जो है वो सैलरी में से जो इन जनरल 12% क्या कर लीजिए, डिडक्ट करके उसे दीजिए, और जितना डिडक्ट किया है 12% उतना इंप्लॉयर क्या करें, और भी दे, तो एक तरह से उसे ज्यादा सैलरी मिल गया। और उस पैसे को कहां रख दे, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। उसे इंप्लॉयर अपने पास ना रखे, पता चला कि एक तो सैलरी में गड़बड़ घोटाला करेगा, कभी पीएफ लेकर के भी भाग जाएगा, जो पैसा रामदीन का जमा है वो भी गायब हो जाएगा। बड़े सारे घोटाले हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि ये अकाउंट कहां रहेगा, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, यानी इसके लिए अलग अथॉरिटी है, और वहां जो है वो इंप्लॉयर को पैसे क्या करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। अगर इंप्लॉयर ने ऐसा नहीं किया तो क्या है, पेनल प्रोविजन है। अब उस प्रोविडेंट फंड का पैसा रामदीन निकाल सकता है, उस प्रोविडेंट फंड के पैसे पे वो क्या ले सकता है, चाहे तो लोन वगैरह ले सकता है अगर जरूरत पड़े तो यहां तक कि हम लोगों ने जो है लेबर लॉ के प्रोविजन को कर लिया था। क्लियर है ये सारी बातें? अब देखिए कौन सी बात है, अब बात आई, और ये है मारघाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म।
यानी कि हमने बहुत कोशिश किया कि हार्मोनियस रिलेशन रहे, और यही हार्मोनियस रिलेशन के कारण ही तो इतने चीज कर रहे हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, कंपनसेशन एक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं लड़ाई का क्या है, घर में सब अपने हैं फिर भी कभी हो जाता है। तो जहां ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है। अब यहां सबसे पहले जानना है कि ये डिस्प्यूट क्या रामदीन और हरिया के बीच का डिस्प्यूट है, या ये रामदीन और रतन टाटा के बीच का डिस्प्यूट है, ये किसके बीच का डिस्प्यूट है, या ट्रेड यूनियन के बीच का डिस्प्यूट है, और आखिर किस तरह के डिस्प्यूट को हम क्या नाम देंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर के ये एक्ट बनाने की क्या जरूरत है, जो डिस्प्यूट कर रहा है ताबड़तोड़ देंगे, दोनों को साइड करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बोला नहीं, कुछ तो मसला है कि काम ऐसे खत्म नहीं होगा। क्योंकि सोचिए जरा, अगर किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट है, वहां पे चीजें नहीं बन रही है, तो अब जरा देखिए इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले, अगर डिस्प्यूट ज्यादा बड़ा होता गया, लगातार मजदूर कर रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, वरना हम काम बंद कर देंगे। अब जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। पॉसिबल है कि शायद वो क्या करने लगे, शायद जो है वो तोड़फोड़ करने लगे। मैंने आपको बताया था कि मारुति उद्योग लिमिटेड के जनरल मैनेजर को केबिन में बंद करके बाहर से जला दिया गया। किसी भी तरह के इन ह्यूमन बिहेवियर कभी भी अच्छा नहीं है। और इतना सेंसेबल तो हमेशा लाइफ में बनिए, पढ़ाई सब कुछ कीजिए, लेकिन एक सेंसिबिलिटी रखिए कि कोई भी इन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कभी अच्छा नहीं होता है। आपके फ्रेंड कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, याद रखिए, भले ही वो किसी और के साथ कर रहे हो, लेकिन ये उसकी फितरत है, तभी वो ऐसा कर रहा है। बी वेरी केयरफुल, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए। और आप कभी देखिए, थोड़े ढंग से ह्यूमन बीइंग वाले स्टाइल में रह करके और एक थोड़ा इन ह्यूमन बीइंग वाले स्टाइल में रह करके, दोनों में आप फील करेंगे कि बाद वाले में आप अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। जब आप ज्यादा इन ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं, अपने नॉर्मल नेचर को छोड़ना चाहते हैं, वही चीज यहां पे कह रहे हैं कि किसी भी तरह का गुस्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी पर्सन को, वो भी तो अपने कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो जनरल मैनेजर है, क्या उसके हाथों में किसी का सैलरी बढ़ाना है? और सैलरी बढ़ाने या घटाने के लिए आपको तो पूरे बिजनेस के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग अगर आप रामदीन है तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, मतलब आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा किसी, अभी आपको लगता होगा कि सर की क्या लाइफ है, मस्त है भाई, ये है वो है, और मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। कम से कम जो है वो बैठे आराम से क्लास ले रहे हैं, हमें तो गले का आप आवाज सुन ही रहे हैं, लगता है मेढक घुस गया है। 4 दिन 5 दिन पहले ऐसा घुसा कि निकल नहीं रहा था, अब थोड़ा थोड़ा रास्ता दिया है तो जो है वो फिर बोलना शुरू। अब हर तरह से मुझे लगता रहता है किसी और का अच्छा। कहा गया कि नहीं, जो भी आपका लाइफ है, जो भी आपका तरीका है, वो सब आपने खुद बनाया, आप इसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी जो है वो इसमें इस तरह से फ्रस्ट्रेट ना हो कि भाई मार देंगे, काट देंगे, खून खराबा मचा देंगे। और यही होता है मजदूरों के साथ, थोड़ा सा जो है वो उनके साथ इलिटरेसी के कारण ये ज्यादा होता है। जो पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा सेंसेबल होगा, वो 10 बार सोचेगा किसी को नुकसान करने से पहले। क्यों? क्योंकि उसे उसका कंसिक्वेंसेस भी पता है। लेकिन यही रामदीन, हरिया, राम खिलावन, अगर इनको बोला जाए कि भाई आपको जो शिकायत है आप शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, शुरुआत करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से ही शुरुआत। लेकिन अगर एक जरा सा हुआ, अरे मार रहे तो मार रहे, काट रहे तो सबके पास तो सब कुछ है ही। और इसी चीज को देखते हुए ये एक्ट बनाया गया है कि इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका सबसे पहला नुकसान है कि लोगों के और प्रॉपर्टी के, जान माल की नुकसान जिसको कहते हैं, लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान, क्योंकि वो कभी आग लगा देते हैं तो कभी। अब जरा सोचिए, गुस्से में उन्होंने आग लगा दिया, FIR दर्ज हुआ, रामदीन गिरफ्तार। एक तो रामदीन का घर कैसे चलेगा ये सोच के जरा आप देखिए, क्योंकि उसके पास पहले से कोई सेविंग भी नहीं, मतलब वो अगर अरेस्ट है तो समझिए खाना पीना सब रुक गया, और उसका तो बिल कराने वाला कोई नहीं होगा। राम दुलारी 10 जगह जा रही होगी कि कुछ पैसे जमा करे ताकि क्या कराएं, बिल कराएं। हमारा आपका बिल चुटकी में हो जाएगा, बिना पैसे दिए हो जाएगा, उनका बिल उनसे भी ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरी तरफ अब जो प्लांट मशीनरी जल गया है, वो प्लांट मशीनरी तो एक ही दिन में विश्वकर्मा जी आएंगे, ऐसे करेंगे, फिर से सारा प्लांट मशीनरी खड़ा हो जाएगा और सारे मजदूर काम करना शुरू कर देंगे। अब वो प्लांट मशीनरी फिर बनने के लिए मालिक के पास पैसे होने चाहिए, और अगर तब तक काम नहीं हुआ तो देखिए और जो मजदूर हैं उनको रोजी रोटी मिले तो कितना नुकसान। जो चीज वहां प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो पब्लिक के लिए एसेंशियल इन नेचर है, दवाइयां भी तो किसी फैक्ट्री में ही बनती हैं। सोचिए अगर इस समय के लिए डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब की दवाई वहां बन रही है, सिप्ला कंपनी, ये सब कंपनी, इनके भी तो कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे। जरा सोचिए वो दवाइयां कैसे आएगी। और अगर उतने बड़े फैक्ट्री से दवाई नहीं आई तो जितनी दवाई मार्केट में है
उसका ब्लैक मार्केटिंग होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जाकर के हमारी इकोनॉमी को ये कितना हैम्पर करता है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर कहीं ऐसा होगा तो हम इस चीज को जो है वो प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ताकि इसमें कहीं किसी तरह का जो है वो हादसा ना हो। कहा बस यही मकसद है या और कुछ मकसद है? कहा एक मकसद और भी है, और वो मकसद है फ्रीडम देना एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, और दोनों के बीच हार्मोनियस रिलेशन रहे। गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन उस गिले शिकवे को हम तरीके से रिजॉल्व करें ताकि वो वायलेंस में कन्वर्ट ना हो। दूसरी तरफ मजदूरों का अधिकार है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। स्ट्राइक को डिफाइन किया गया और कहा गया कि तरीके से स्ट्राइक होना चाहिए। आप देखते हैं रैली होती है, रैली से पहले नोटिस देना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है आप इस जगह पे रैली कर सकते हैं, लेकिन अगर लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग रैली निकालना पॉसिबल नहीं है तो मना भी कर दिया जाता है। मैं पॉलिटिकल ड्रिवन चीजों को नहीं कह रहा हूं, मैं नॉर्मल चीजों के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। तो इसी में हमें स्ट्राइक का मतलब देखना रहेगा। लॉकआउट, ले आउट, रिट्रेंचमेंट। कभी कभी सही में जो है मालिक के पास काम नहीं है, यानी कि जो ओनर है उनके पास काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? रिसेशन है। अब एक चीज मुझे बताइए, इस समय जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें 35% डाउन चल रहा है। 35% डाउन का मतलब समझते हैं कि कंपनी जितनी गाड़ियां बनाती तो उससे 35% कम गाड़ियां बनेगी, मतलब उतना कम हो गया है सेल। इसका मतलब जो मजदूर पहले बना रहे थे उनमें से लोगों की छटनी करनी पड़ेगी या नहीं, और अगर नहीं करनी पड़ेगी तो फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में हो सकता है मजदूर बगावत पे आए कि खुद तो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमते हो और हमारे सैलरी के लिए सबको हटा रहे हो, इतने भी पैसे नहीं कि हमें कैरी कर सको एक महीने तक। अब इन चीजों का कहीं जवाब नहीं है, क्योंकि हर जगह पुराने समय से ही मूवी बनते आ रही है। तो भाई गरीब का बेटा तो अमीर की बेटी, और फिर जो है वो गाना शुरू, और फिर लड़ाइयां शुरू। कह रहे वो मूवी वगैरह में जो है वो दिखता है, बड़ा आप सिंपैथाइज हो जाते हैं, लेकिन आप सोच करके देखिए जब आप रास्ते में चल रहे होते कितने ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा जो है वो वेल ब्लेस्ड हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आपसे भी बहुत नीचे। तो आप क्या करते हैं? अपने वैलेट को निकालते हैं और लुटाते हुए तब तक आते हैं जब तक सारा पैसा ना खत्म हो जाए। और अगर सही में आप देना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए, आप जरा सिर्फ लक्ष्मी नगर पे मेट्रो का एक राउंड ले लीजिए, इस साइड से लेकर के उस साइड तक सबवे के भीतर से, और आप देखिए अगर आपके वैलेट में एक अठन्नी भी बच जाए तो, मतलब विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आपके पास बहुत पैसे होंगे, मैं तो अपने गरीब जैसे की बात कर रहा हूं कि एक रीजनेबल पैसा अगर आप लेकर के निकले हैं तो उस साइड से वापस इस साइड जो है, हाँ पैदल आ रहे हैं इसीलिए आप आ जाएंगे, लेकिन अगर इच्छा होगी कि मेट्रो के उस गेट से घुस के इस गेट से निकले तो उतना भी आपके पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि 16 रुपया या 6 रुपया शायद लगता है इन करके आउट होने पे। तो क्या आप सबको देते हुए आते हैं? लेकिन कभी कभी आप देखिएगा, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं इसलिए मैं देखता हूं कि जो लोग मांग रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, अगर आपने उनके तरफ देखा और नजर मिल गई और आपने नहीं दिया, उसके बाद एक बार और उनके तरफ नजर देख लीजिए, मस्त गाली दिया है उन्होंने, जितना शानदार हो सकता था उतना शानदार दिया है। इसका मतलब गुस्सा देखिए लोगों में कितना, हर जगह पे। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि देखो क्या सूट बूट में सब कुछ है, मुझे दे देता तो क्या होता, ठीक है। लेकिन क्या वो इतना सेंसेबल है कि वो ये समझेगा कि अगर यही ये देते चले गए तो कल से हमारी जगह ये भी बैठ जाएंगे और हमारे ही धंधे पे जो है वो असर पड़ जाएगा। तो वैसे ही सिचुएशन यहां पे है। अगर आप रामदीन से पूछिएगा, राम खिलावन से पूछिएगा, हरिया से पूछिएगा, तो वो बोलेगा कि मालिक कीड़े पड़ेंगे कीड़े, देखो कैसा आलीशान बंगला है, ये है वो है, लेकिन ये दे नहीं रहे। आपको भी लगता होगा अमिताभ बच्चन के पास इतने पैसे, कुछ नहीं, बस मुझे 1 करोड़ दे दे, कुछ ना फर्क पड़ेगा उन्हें, बाकी को छोड़ दे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इसीलिए पॉसिबल नहीं, इसीलिए हमें एक्ट बनाना पड़ा कि इस तरह के फसाद को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे किया, क्योंकि डिस्प्यूट का मतलब तुम्हें पता है भाई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। लेकिन किस तरह के डिस्प्यूट को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा कि किस तरह के डिस्प्यूट को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। और तब वहां देखेंगे कि अगर कहीं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है तो उस केस में कैसे हम उसे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। मैंने एक खास तरीका इसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए तैयार किया है, ऐसा इसीलिए क्योंकि थोड़ा याद रखना आसान हो जाए। सबसे पहले मैं पूरे के पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक डायग्राम जैसा बताऊंगा कि अगर डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होता है। फिर उसके बाद डिटेल में एग्जाम में लिखना भी तो रहेगा, क्योंकि मैं जिस डायग्राम से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करूंगा वो तो मकड़ी का जाला बन जाएगा।
और उसे आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जाम में उस पे क्वेश्चन कैसे अलग अलग टुकड़े से करेगा, फिर हम उसके लिए चीजों को अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सारे के सारे चीज मैंने आपके नोट्स में दिए हुए हैं। जो चीज नहीं रहेगा सिर्फ वो आपको क्या करना रहेगा, कॉपी करना रहेगा। चलिए, सबसे पहला चीज डिस्प्यूट, और यहां क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री। डिस्प्यूट का मतलब, फिर मैंने आपको बोला हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां डिस्प्यूट का मतलब जो है हम अपने अकॉर्डिंग निकाले या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने जो डिफाइन किया, ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि ये मतलब जो है वो हमारे और आपके डिस्प्यूट से थोड़ा अलग है। हमारे आपके बीच के डिस्प्यूट का मतलब है कि कोई भी ऐसी बात जिसपे हमारा और आपका ओपिनियन अलग है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्यूट। मम्मा से भी हो जाता है, मेरी तो इतनी सी बिटिया है, मतलब 6 साल की है, उससे डिस्प्यूट हो जाता है, उसका अलग ओपिनियन रहता है। और ओपिनियन क्या रहता है, किसने बोला कि चॉकलेट खाना खराब होता है, चॉकलेट से एनर्जी मिलता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। अब देखिए उसके पास रीजन है, और मैं कह रहा हूं कि इससे दांत खराब होते हैं, तो वो बोलती है नहीं। क्यों बोलते, आप चॉकलेट खाते हो, मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं। तो फिर आपके दांतों में क्यों दर्द होती है, अब इसका जवाब कौन देगा। मैं उसको कहता हूं बेटा रे हमेशा 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो सबको ब्रश करना चाहिए 2 बार, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और मेरी इसमें आसकत रहती है, 1 बार तो मैं करता हूं, लेकिन दूसरे बार का मेरा ठिकाना नहीं है रात में, क्योंकि काम करता रहा तो नहीं। तो अब वो बोलेगी क्यों आप 2 बार क्यों नहीं करते। अब देखिए, तो डिस्प्यूट तो किसी भी बात पे हो सकता है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी और उसका अपना ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट। लेकिन इस एक्ट ने जो डिस्प्यूट बोला है वो क्या है, कहा कि ये सिर्फ 3 तरह के लोगों के बीच में, किन के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर और किसके बीच में, यानी कि दोनों क्लास। एक हो गया रामदीन का क्लास जिसको हम लोग कह देते हैं ब्लू कॉलर, और एक हमारा हो गया व्हाइट कॉलर। यानी कि ये जो है वो थोड़े बड़े लेवल के भी स्टाफ के बीच में हो सकता है, और बिल्कुल जो आपके यहाँ वर्कर हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयर का पंगा यानी मैनेजमेंट का झगड़ा दोनों से हो सकता है, एक रामदीन राम खिलावन हरिया और एक जॉन जॉनी जनार्दन, यानी कि मैनेजमेंट लेवल जो है, यानी कि थोड़ा सा मैनेजर लेवल के लोगों से। और तीसरा कह रहे हैं कि वर्कमैन एंड वर्कमैन। फिर ये वर्कमैन और वर्कमैन वाला डिस्प्यूट को लेकर के जो है हम एक्ट क्यों बनाए, तो रामदीन और हरिया के बीच का लफड़ा। कहा कि आप रामदीन और हरिया एक मत समझिए, हो सकता है कि रामदीन अ ग्रुप ऑफ वर्कर, उनकी एक टोली, और इधर हरिया का अलग एक टोली, और पता चला ये अगर वहां पे भिड़ गए तो कहीं ना कहीं जो है वो इंडस्ट्री में काम बंद होगा या नहीं होगा, वर्क पे असर पड़ेगा या नहीं, या वर्क प्लेस पे अगर इस तरह का चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को खराब करेगा या नहीं। तो इन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे इन तीनों लोगों में से किन्हीं के बीच में भी, लेकिन किस बात को लेकर के झगड़ा हो, कि राम दुलारी तेरी या मेरी, कहा नहीं ये वाला नहीं, मैटर दिया हुआ है। कहा कि एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी को काम से रखा, किसी को काम से निकाला जाना, या कम वेजेस पे काम कराना, अनरीजनेबल कंडीशन पे काम कराना, इन बातों को लेकर के अगर सीधे तरह से हम कहें कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो डिस्प्यूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्यूट, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वही कहलाएगा। लेकिन डिस्प्यूट तो बोला, लेकिन फिर मैंने इंडस्ट्रियल लगा दिया, तो इंडस्ट्री का क्या मतलब है। कहा कि इंडस्ट्री का मतलब है कि कोई ऐसा प्लेस जहां पे लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो, और चाहे वो किसी भी चीज के लिए काम कर रहे हो, यानी कि वो जरूरत की चीज, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, मार्कर हो, डस्टर हो, चाहे वो चॉकलेट की फैक्ट्री हो, चाहे वो बिस्किट की फैक्ट्री हो, बस इन्होंने कहा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोऑपरेशन से काम हो रहा है और एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रहा है। सिस्टमेटिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो काम लगातार हो रहा हो। एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हाट, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज। लेकिन वो चीज क्या होना चाहिए, इंसान के लिए जरूरी चीज हो, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो एक सही चीज हो, अगर वैसा कोई एक्टिविटी हो रहा है। ये वर्ड इसीलिए लिखना पड़ा कि एक्टिविटी तो और भी हो सकते हैं, बहुत सहयोग से जो है वो किडनैपिंग किया जा रहा है, पूरे प्लानिंग के साथ जो है वो पान कत्था सुपारी भाईगिरी का काम किया जा रहा है। कह रहे नहीं, क्या होना चाहिए वो, सेटिस्फाई व्हाट, ह्यूमन वांट इन एंड इंडस्ट्री, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, देख लीजिए, एक्सेप्ट फॉर domestic employment, cover from barber shop to big steel
कंपनी। कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्क को छोड़ दीजिए, उसके अलावा चाहे वो नाई की दुकान से लेकर के चाहे वो आपका जो बड़ी से बड़ी स्टील की कंपनी क्यों ना हो, किसी भी जगह अगर ह्यूमन वांट का कोई भी चीज मिल रहा है और वो कैसे हो रहा है काम, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कोऑपरेशन से सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रहा है, तो वो जगह क्या कहलाया, इंडस्ट्री। वहां पे वर्कर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में किस किस बात को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट किस नाम से जाना जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नाम से जाना जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ सिंगल वर्कमैन डज नॉट फॉल विद इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। रामदीन चिमनी फैक्ट्री बन के आया था, एम्प्लॉयर ने उसे डांटा, एम्प्लॉयर ने उसे जो है वो काम से निकाला। कह रहे हैं कि अगर डांटा और उसे जो है वो किसी न किसी तरह से पेनलाइज किया, सैलरी वगैरह जो है बोला कि इस महीने कम मिलेंगे, कहा गया कि एक पर्सन के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना क्या डिस्प्यूट कहलाया, कहा नहीं। लेकिन अगर किसी एक पर्सन को काम से निकाल देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी उसके पीछे से चले आए, देन इट विल बिकम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। रामदीन की ही गलती थी, नहीं पता किसकी गलती, लेकिन फाइनली तय हुआ कि रामदीन की गलती, रामदीन को काम से निकाला गया। लेकिन उसके सारे साथी क्या आ गए, प्रोटेस्ट करने आ गए। तो उस समय जब निकाला गया उस समय भी तो डिस्प्यूट था, रामदीन और उसके एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट, क्योंकि रामदीन कहां काम से जाना चाह रहा था, कहा गया, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं था। और अगर कोई उसे प्रोटेस्ट करने के लिए ना आए, क्योंकि सबको लगा कि बिल्कुल सही है, उसने गलत किया था, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पे जो है वो गंगा जल का सेवन करके या चिमनी फैक्ट्री नहीं बनना है, फिर भी आया, लोगों ने जस्टिफाई किया, बोला कि नहीं इसकी गलती थी, दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन अगर इसी चीज को लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया उसके बाकी फ्रेंड ने, तो ये क्या कहलाएगा, बट इफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू व्हाट, dismissal, discharge from service, even what can raise dispute। अब ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इतने चीज में एक ये बात है जो केस लॉ का हिस्सा बन सकता है, और वो ये है कि एक पर्सन के साथ डिस्प्यूट है तो इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्प्यूट। हमने यही पढ़ा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच को लेकर के किसी तरह का डिस्प्यूट है तो इट शैल बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन फिर हमने बोला कि रुकिए, अब यहां इफ बट सुनना शुरू कीजिए, एक के साथ है, दो के साथ है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहलाएगा। लेकिन फिर इफ बट आ गया कि एक ही के साथ है और उस एक के साथ जो है उसके लिए उसे काम से निकाल दिया, लेकिन बाद में उस चीज के निकाले जाने पे लोग उसको क्या करने आ जाते हैं, सपोर्ट करने, तो अब ये क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो पहले इस डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह ट्रीट नहीं करते, उसको उस तरह से रिजॉल्व नहीं करते, बट इफ नंबर ऑफ पीपल गेट एसोसिएटेड विथ रामदीन, तो अब हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसका मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का जो तरीका बनाया हुआ है उस तरीके से चलेंगे। और पहले जो डिस्प्यूट था रामदीन और एम्प्लॉयर के बीच में, उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह हम ट्रीट नहीं करते। प्रोसीजर ऑफ एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, इसमें जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं, जितने भी नाम देख रहे हैं, प्लस और भी कुछ नाम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कंसिलिएशन ऑफिसर्स, इनके क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सब जो है आप जो है वो बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक पूरा का पूरा ये कहानी समझाता हूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होता है। और इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना अब क्या रहेगा, ये जो डायग्राम में जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं ना, इन्हीं नाम के बारे में पढ़ना है कि कंसिलिएशन ऑफिसर कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कौन होते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है। लेकिन मैं इसी डायग्राम में उन सब के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा, फिर वहां पहुंच करके सारे पॉइंट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तो आपसे पूछ सकता है प्रोसीजर ऑफ एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसके चांसेस कम हैं। मैंने क्या बोला, नहीं पूछेगा, मैंने बोला चांसेस थोड़े कम इसीलिए क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें ज्यादा चांसेस किस चीज का बनता है, इसके जो अलग अलग हिस्सा है उसे कंसिलिएशन ऑफिसर, उनके ड्यूटीज, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। तो अभी बड़े ध्यान से आप इस पूरे बात को सुनिएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑलरेडी क्या हो चुका है, हो चुका है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमें पता है, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। कहा कैसे रिजॉल्व करेंगे, कहा सबसे पहला काम, अगर कहीं पे 100 या 100 से क्या है ज्यादा जो है वो इंप्लॉय है, तो ऐसे केस में वहां पे एक हम क्या बनाते हैं,
एक वर्क कमिटी बनाते हैं, और भी बहुत कमिटी के बारे में आगे बताऊंगा, इंक्वायरी कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो वर्क कमिटी बनाते हैं। वो वर्क कमिटी के पास मामला सबसे पहले जाएगा। डिस्प्यूट किस बात को है? रामदीन प्लस सारे के सारे मजदूरों ने कहा कि हमारी जो है वो सैलरी बढ़ाई जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अब ये चीज कहां पहुंचा? वर्क कमिटी के पास। वर्क कमिटी ने दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, दोनों की बातें सुनी, और साथ ही साथ उसने कहा कि कंपनी की स्थिति भी देखी जाए कि क्या कंपनी इतना सैलरी देने के पोजीशन में है, और कंपनी को इन मजदूरों से कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। इन सारे चीजों को सही तरीके से सुन करके पॉसिबल है कि वर्क कमिटी ने जो है वो फैसला कर दिया, और फैसला दोनों को पसंद आ गया। हो सकता है सैलरी पहले मान लीजिए 200 रुपए थी, रामदीन ने कहा था उसकी पूरे टीम ने कि हमारा 250 करो, लेकिन शायद 220 पे वो मान गए। जब उनको बताया गया कि देखिए कंपनी की पोजीशन ये है, इससे ज्यादा अगर लेंगे तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगा। 220 तक दिया जा सकता है, एग्री। दूसरी तरफ से जो है वो मैनेजमेंट को भी कन्विंस किया गया कि बॉस इतना आपको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। दोनों एग्री हो गए, तो डिस्प्यूट क्या हो गया? सेटल, मामला खत्म। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मामला यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रामदीन प्लस ग्रुप कहता है बिल्कुल ही नहीं, 250 से एक ठेला भी कम नहीं, उतना ही। और इधर जो है हो सकता है कि 220 पे रामदीन और प्लस ग्रुप यानी मजदूरों का ग्रुप तैयार भी हो, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो कहता है एक अठन्नी ना बढ़ाऊंगा, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, अब मामला कहां चला जाएगा? तब कंसिलिएशन ऑफिसर के पास। कंसिलिएशन ऑफिसर जो होते हैं वो वर्क कमिटी से ज्यादा स्किल्ड पर्सन होते हैं, इसीलिए ये हायरार्की दिया हुआ है। आखिर डिस्प्यूट को कोई कैसे रिजॉल्व कर सकता है? दो तरीके से, एक हो सकता है ऑर्डर दे करके, और एक हो सकता है कन्विंस करके। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ अभी कन्विंस करके हो रहा है, ये ऑर्डर दे करके नहीं है। ये कोई भी जो है वो जुडिशियल प्रोसेस अभी नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे कंसिलिएशन के प्रोसेस हैं। जहां पे देखिएगा, आज ही आपको आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में जब और डिटेल बताऊंगा, कंसिलिएशन का मतलब होता है कि कोई फैसला तब तक नहीं मान्य होगा जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं है। लेकिन यही बात अगर हम आर्बिट्रेशन का करें तो वैसे नहीं, दोनों की बात सुनी गई लेकिन जो बोल दिया गया वो बोल दिया गया। कोर्ट में एक बंदा तो अंतिम तक दुखी रहता है कि मेरे अगेंस्ट हुआ फैसला, लेकिन वो फैसला इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी जो भी प्रोसेस है ये सारा प्रोसेस कंसिलिएशन का है, यानी कि ये जुडिशियल इन नेचर नहीं है। तो कहा गया कि वर्क कमेटी का फैसला कब माना जाएगा? कहा जब दोनों क्या है? तैयार है। उसने दोनों को कन्विंस किया कि स्थिति ये है, नहीं कर पाया कन्विंस, पॉसिबल। मामला कहां गया? कंसिलिएशन ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि सर जब वर्क कमिटी नहीं कर पाया तो कंसिलिएशन ऑफिसर कैसे कन्विंस कर देगा? तभी तो अलग अलग हायरार्की बना हुआ है। दीज पर्सन्स आर वेरी 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 स्किल्ड इन नेचर। आप देखते हैं फैमिली कोर्ट होता है, मीडिएशन वगैरह लिखा रहता है, और लिखा रहता है कि अगर कहीं भी जो है वो वाइफ हस्बैंड या किसी के बीच कोई पंगा या किसी तरह का विवाद हो तो आप वहां आकर के सुलह कर सकते हैं। वो करते क्या हैं? आपके और इनके बातों को सुन रहे हैं और उसके बाद जो है दोनों को कन्विंस करते हैं, दोनों को बताते हैं कि देखिए सिर्फ यही बात सही नहीं है, ये भी बात सही। ऐसे घर में भी होता है। कभी देखिएगा किसी रिलेशन में थोड़ा सा जो है वो गोलमोल होने लगा तो कुछ लोग होते हैं जो इन मामलों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, दोनों को बिठाएंगे और दोनों को बताते कि देखो इससे क्या होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा, कितनी छोटी सी जिंदगी। अब यही तो है कन्विंस करने का तरीका। तो कहा कि वो तरीका वर्क कमिटी से अच्छा किसका है? लेकिन याद रखिए, मैं बार बार इसीलिए इस चीज पे एम्फेसिस दे रहा हूं कि ये भी जो है वो एजुडिकेशन नहीं है, ये भी बस क्या करेंगे? कन्विंस करेंगे। पॉसिबल कि इस बार इनके कहने पे रामदीन तो 220 पे तैयार था, शायद इस बार जो है जो एम्प्लॉयर है वो तैयार हो जाए। अगर तैयार हो गए तो क्या हो गया? डिस्प्यूट सेटल। तो डिस्प्यूट सेटल तो स्टॉप। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं हुआ। अब देखिए, जब दो लेवल पे डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? अब मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। कहा गया कि अब क्या करो? कहा कि अब फटाक से इस बात की सूचना किसको दी जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए, लेबर मिनिस्ट्री को दिया जाए। यहां पे सीजी का मतलब हो गया हमारा लेबर मिनिस्ट्री। तो कहा गया कि सीजी को इस बात की सूचना दी जाए। क्यों भाई, सीजी क्या करेंगे? मजे लेंगे? कहा गया नहीं,
तो सीजी क्या करेंगे? कहा सीजी का काम यहां पे ये होगा कि वो अब देखेंगे कि कहीं किसी तरह का वायलेंस न छिड़ जाए। जब वर्क कमिटी और कंसिलिएशन ऑफिसर बीच में आ गया, उसके बाद भी सेटल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब मामला ज्यादा क्या हो सकता है? तूल पकड़ सकता है, वायलेंस जैसा चीज हो सकता है। अब जो है वो सीजी बीच में आएंगे और सीजी जो है वो अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। कुछ नहीं, ये कंसिलिएटर जो है, जो अकेला कन्विंस कर रहा था, उसी का क्या है ये? बोर्ड ऑफ कंसिलिएटर। आप देखते होंगे एक जज की बेंच ने फैसला सुनाया, नहीं पसंद आया, तो आप उसको जो है मल्टीपल बेंच में कर सकते हैं या नहीं? अपील कर सकते हैं। तो अब इससे फायदा क्या होता है? 3 जजों की बेंच क्या कर देगा जो एक जज ने नहीं किया? अरे भाई 3 लोग हैं, परसेप्शन थोड़ा क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एक के समझाने से नहीं समझे, शायद इन सबके समझाने से क्या हो जाए। तो क्या ये अब जो है मामला एजुडिकेशन का हो गया? अभी भी कौन सा मामला चल रहा है? कंसिलिएशन। मैं बार बार इसलिए वर्ड बोल रहा हूं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, माने तो माने, नहीं तो उनपे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। जैसे कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने तो क्या होगा? आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, मानना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां कोई जबरदस्ती नहीं है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन ने भी समझाया, मामला सेटल्ड हो गया, कोई बात नहीं, खत्म। लेकिन मामला अब जो है वो सेटल नहीं हुआ। नाउ दिस इज द एंड ऑफ कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का आसान शब्द समझाना, और कंसिलिएशन का मतलब हुआ जो एजुडिकेशन ना हो, मतलब जहां पे आपकी मर्जी, चाहे तो बात को माने, चाहे तो बात को ना माने। लेकिन कंसिलिएशन से फैसला आता है। कंसिलिएशन से फैसला कब आता है? जब दोनों ही पक्ष मानने को तैयार है और उस पर साइन कर रहा है कि हाँ मुझे 220 मंजूर है, और इधर जो है वो एम्प्लॉयर भी कह रहा है मुझे भी 220 रुपए जो है वो सैलरी देना या वेजेस देना क्या है? मंजूर है। तब कंसिलिएशन जो है वो क्या आता है? ऑर्डर में कन्वर्ट होता है। लेकिन कोई भी एक कभी भी कह देता है मुझे मंजूर नहीं है, तो आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर मामला यहां तक नहीं हुआ, अब खत्म हो गया कंसिलिएशन। अब आप कहां पे इन कर गए? अब आप आ गए एजुडिकेशन। और एजुडिकेशन की पहली सीढ़ी क्या है? कंसिलिएशन का पहला सीढ़ी क्या है? बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। एकदम जगह रहेंगे। पहला सीढ़ी क्या है? वर्क कमिटी। वर्क कमिटी के बाद और कंसिलिएशन ऑफिसर के बाद। ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया। इसमें कुछ और भी जो किरदार इन करेंगे बाद में देखेंगे। लेकिन इन तीनों से मामला नहीं सुलझा तो अब ये कंसिलिएशन नहीं होकर के क्या हो गया? एजुडिकेशन। यहां पे कहा सुनी नहीं होगा। आप अपनी बात सुना दीजिए, आप अपनी बात सुना दीजिए, और हम आपको कन्विंस करने वाले नहीं है। हम हथौड़ा ठोकेंगे और बोलेंगे कि 220 रुपया का सैलरी 3 महीने पहले से दो। ये भी ऑर्डर दे सकता है लेबर कोर्ट कि वो तो मजदूर कह रहे हैं कि अगले महीने से दो ना, मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि 3 महीने पहले से ही जो उनका पैसा है उस पर भी जो है वो नया वाला जोड़ करके आप दो। लेबर कोर्ट की मर्जी है। बशर्ते बात यह है कि कौन अपने बातों को किस तरह से रख पाता और क्या सही चीज है। अगर लेबर कोर्ट में चीजें हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। आप कहेंगे सर फिर कह रहे हैं लेबर कोर्ट में चीजें हो गई तो? अरे भाई लेबर कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस फैसले को किसी ने चैलेंज नहीं किया। ये नहीं बोल सकते माना नहीं। मानना तो इनके पप्पा जी को भी पड़ेगा, चाहे वो रामदीन हो, चाहे वो क्या हो, एम्प्लॉयर, बट दे कैन चैलेंज इट। नहीं मानना और अपील करना, अपील आपका राइट है, आपका ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कहां अपील कर सकते हैं? अच्छा, यहां वर्क कमेटी के फैसले के अगेंस्ट अपील किया था या माना नहीं था? अंतर है दोनों में। वहां माना नहीं था, इसीलिए जो है कंसिलिएशन ऑफिसर। यहां पे कह रहे हैं कि माना नहीं वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या किया है हमने? अपील किया है। कहां कर सकते हैं? और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का भी फैसला पसंद नहीं आया तो? लेकिन यहां पे कुछ केसेस बने हुए, जो केसेस डायरेक्टली पहुंच सकता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, जो बहुत सीवियर इन नेचर होते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि अगर यहां से अगर मुलाकात हुई प्रोफेशनल में तब बताऊंगा उस जगह पे कि कुछ ऐसे मामले होते हैं कि अगर हम इतना नाटक करते रहे, कितना वर्क कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तब तो खून की नदियां बह जाएगी। तब तक वहां बड़े सारे ऐसे मैटर होते हैं। उस मैटर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ही प्रोविजन है कि सीधा सीधा मामला कहां लेकर के आओ? लेबर कोर्ट भी नहीं, जबकि लेबर कोर्ट एजुडिकेशन का काम करते हैं। बोलते हैं फटाक से लाओ कहां पे? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में लेकर के आओ और चीजों को खत्म करो। आप कहिएगा क्या नेशनल ट्रिब्यूनल में सीधे नहीं आ सकता है? एक स्टेप बचाया गया है अपील के लिए कि सीधे अगर सब मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आ जाएगा तो फिर अगर अपील होगा तो कहां पे जाएगा? तो इसलिए उन्होंने ये प्रोविजन बनाया है। डिस्प्यूट का ये चीज क्लियर है। अगर मान लीजिए आपसे 5 मार्क्स के लायक पूछ दिया
कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, 5 मार्क्स के लिए। एक बार कॉपी पे लिखिए तो, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर, कॉपी हमेशा निकाल के रखेंगे, ये नहीं कि प्रवचन अच्छा चल रहा है चलने देते हैं, तकलीफ हो गई कॉपी निकालना पड़ा। राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एजुडिकेशन वर्ड बताना था इसलिए बतलाया, इसका मतलब होता है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई को हम क्या बोलते हैं, एजुडिकेशन। इसमें दूसरे तरीके से पूछ सकता है, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एजुडिकेशन वर्ड की जगह क्या दे सकता है, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। आपने सेंटेंस सुना मैंने क्या बोला, स्टेप वाइज प्रोसीजर। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बाद में तो मैं आपको कॉपी दिखा दिखा करके समझाऊंगा, थोड़ा सा पहले चीजों को एक बार कर लीजिए कि कैसे आप लोग क्वेश्चन कुछ और रहता है और लिख कुछ और रहे होते हैं। क्यों, मूड ही आपका ऐसा है, मूड ही अभी नहीं है उस तरह से लिखने का। जो पूछा जाए प्लीज वैसे ही चलेंगे। स्टेप वाइज प्रोसीजर पूछ रहा है ना, बिल्कुल आप भी जो लिखेंगे वो स्टेप वाइज प्रोसीजर ही देंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉलोइंग इज द या फॉलोइंग आर द स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर क्वेश्चन पूछा है रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो आप भी वर्ड यूज कीजिए रिजॉल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन अगर पूछा है कि एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो आप क्या लगाएंगे, आप भी वहां एजुडिकेशन लगाइए। इसीलिए क्योंकि कॉपी जो आपका चेक करने वाला है उसको गाइडलाइन दिया हुआ है। हाँ, अब इससे वर्ड के कारण बहुत अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप सोच करके देखिए हजारों लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें तो कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो एकेडमिशियन नहीं होंगे। सारे कंपनी सेक्रेटरी, सारे चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या पढ़ाने में ही है क्या? लेकिन जब हमें कॉपी चेक करवाना रहेगा तो हम इतने लोग लाए कहां से, इतने लोग तो पढ़ाते भी नहीं है। 1000 कंपनी सेक्रेटरी का नाम तो आप निकाल भी नहीं पाएंगे जो पढ़ाता हो, गली कुच्चे वाला भी देखेंगे तो भी नहीं पूरा कर पाएंगे जो कि सीएस भी हो, क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए उसको सीएस होना जरूरी है, तभी दे सकते हैं। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है। अब उसको एकेडमिक में भी होना जरूरी है, तो इसीलिए जो रिव्यू बोर्ड वाले उनको लिख करके देते हैं कि ये मेन लाइन है, गाइडलाइन है। तो सोचिए अगर उससे चीज मैच करेगा तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो अगर हम ये चीज जान सकते हैं तो क्यों ना जान ले। तो हमेशा कोशिश कीजिए जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया आप भी वैसा ही आंसर दे। और तब क्या लिखेंगे, स्टेप 1, और स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, वर्क कमिटी के बारे में। फिर स्टेप 2 में आएंगे कि इफ इट वाज गेट रिजॉल्व बाय वर्क कमिटी देन देयर इज नो इशू, एल्स इट विल ट्रांसफर टू कंसिलिएशन ऑफिसर। अब लिखेंगे स्टेप 2, कंसिलिएशन ऑफिसर विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। अगर रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, इफ इट इज नॉट रिजॉल्व देन इट विल देन अब आ जाएंगे स्टेप 3 में, कंसिलिएशन ऑफिसर शैल इंटीमेट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द बोर्ड ऑफ कंसिलिएटर। तो क्या ये लिख पाएंगे, ये होमवर्क है, ये मुझे कल चाहिए, यानी अगले क्लास में एक बार आप लिखेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, छुपाइए मत अपने आप को। ये नहीं कि बड़ा अच्छा जो है वो एरो मारेगा, सर क्या बोलेंगे कि मैं इतना निकम्मा, इतना नालायक। देखिए मुझे अच्छी तरह पता है आप कितने पानी में हैं, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा हूं क्योंकि आपको सीएस बनना है। मैं तो बना हुआ हूं सीएस, अगर आपको बनना है तो ये पेन पहले दिन से लेना पड़ेगा। अगर दिक्कत है तो आप मिलेंगे कि सर मुझे समझा हुआ सब कुछ है, लेकिन जब लिखने के लिए आते हैं तो दिक्कत होती है। एक बार महसूस तो कीजिए कि वो कितनी दिक्कत है। अब मुझे बताइए इसमें से कोई भी ऐसा चीज जो आपका समझा हुआ नहीं है, कोई भी बच्चा, क्या कोई ऐसा चीज कि आपका समझा हुआ नहीं है? अगर ये फिगर सामने नहीं भी है तो भी मुझे बताइए। पहला स्टेप वर्क कमेटी के पास, दूसरा स्टेप कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर इस बात को सीजी को बता देगा अगर मामला सेटल नहीं हुआ तो। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के बाद बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, इसके बाद लेबर कोर्ट के में अपील बोल सकते हैं। लेबर कोर्ट के बाद अपील कहां जा सकता है, उसके बाद। इसका मतलब देखिए सब कुछ क्लियर है। अब क्लियर होने के बाद खुद अकेले में घर में फील कीजिएगा कि अब मुझे लिखना है, कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना रहेगा ना। जयकारा तो यहां लगाया हमने, वहां क्या करेंगे,
उल्टी करना रहेगा यही। अब हम देखते हैं कितना ब्यूटीफुली हम वोमिटिंग कर पाते हैं। और अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे बताएंगे कि नहीं सर लिखना तो चाह रहे थे लेकिन देखो कैसे लिखे हैं, तब ना मैं आपकी मदद करूंगा कि देखिए थोड़ा आपको इंप्रूव करना है। मैंने आपको पहले बोला सेंटेंस फ्रेम करना आपको नहीं आता उसका भी सॉल्यूशन है, बट पहले बीमारी पता चलना चाहिए। आप बताएंगे ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप में सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत है। हर चीज का सॉल्यूशन है। तो इसीलिए ये काम आप करेंगे और मुझे ये क्या करेंगे दिखलाएंगे। आप एक पेज में लिखिएगा, एक पेज में, और किसके साथ, अपने नाम के साथ, नाम और नंबर लिख करके, ताकि आइडेंटिफाई, और आराम से अकेले में आकर के मुझसे दिखलाइए। जिसका भी जो रहेगा उस पे उसको ओपिनियन दिया जाएगा कि वो उसको क्या कर ले, रिजॉल्व कर ले। ये काम करना है या नहीं करना है? देखिए सीधी सी बात कह रहा हूं, कोई कभी कभी क्या लगता है, उल्टा लगता है, ठीक चल रहा था ये सब काम क्यों करवा रहे, ये मुझे पसंद नहीं है, बस पढ़ाते जाए। लेकिन देखिए रिजल्ट नहीं आएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ी तारीफें आप करते भी रहेंगे, लेकिन रिजल्ट के समय ये चीज दिक्कत कर देगा। तो आप एकदम तसल्ली से घर में लिखिएगा। और ये नहीं कि आप मदद नहीं ले सकते। देखिए आपके बुक में ये सेम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, आप इसकी मदद ले सकते हैं, बस देख के मत लिखिएगा। देख के मतलब है कि ये सामने और हम लिख रहे, रिवाइज आप कर लीजिए और उसके बाद आप लिखिए। लिखना शुरू किया और हो सकता है फिर भूल गए। किसके बाद भूल गए? कंसिलिएशन ऑफिसर के बाद नाम भूल गए कि उसका नाम क्या था। कंसिलिएटर, कंसिलिएटर क्या, कंसिलिएटर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएटर, कोई बात नहीं, देख लीजिए बोर्ड ऑफ कंसिलिएटर, फिर हटा करके तब लिखिए। फिर देखें उसके बाद लगा लेबर कोड को चैलेंज करना है, क्या नाम था, नेशनल था या इंडस्ट्रियल था, कोई बात नहीं है, आप फिर देख लीजिए। लेकिन फिर जब लिखते रहिए तो देखते मत रहिए, फिर उसके बाद लिखिए। जितने बार आपको दिक्कत उतने बार कीजिए। कम से कम ये तो पहले देख लीजिए आप कि जो चीज आपको आता है उसे बस आप लिख पा रहे या नहीं लिख पा रहे। क्योंकि मैंने बोला है क्लास से जब आप निकलेंगे तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको लगेगा नहीं नहीं ये समझ में नहीं आया। समझ में सब आएगा। इसका मतलब अगला काम क्या है, उसे रिटेन करना और क्या करना, लिखना। तो ये तो तब होगा ना जब आप थोड़ा सा क्या करेंगे, लिखने की कोशिश। मैंने बोला आप मदद ले सकते हैं, बस छपाई मत कीजिएगा। वर्क कमेटी नहीं, पहले 10 मिनट इस पे काम कर लीजिएगा, 5 मिनट, और तब उसके बाद वर्क कीजिएगा। अब इन्हीं को चलिए अब हम डिटेल में आते हैं। जो भी फैसला यहां तक आया है, कहां तक, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन तक, ध्यान से देखिएगा। जो भी फैसला आपका आया है यहां तक, इससे पहले जो भी है, और कमिटी भी हो सकते, ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट बताया क्योंकि 5 मार्क्स के लिए इससे ज्यादा आप चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, बीच में याद ही नहीं रहेगा। अगर और भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसमें डाल दूं, जबकि उसके बारे में बताऊंगा, इतने ही आपको डालने रहेंगे। यहां तक जो फैसला आएगा वो कहलाएगा सेटलमेंट। क्या कहलाएगा? सेटलमेंट, क्योंकि ये कोई ऑर्डर नहीं सुनाते हैं। लेकिन इनका जो फैसला होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवार्ड। इनके जो है वो ऑर्डर को क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं। जुडिशियल बॉडी से जो भी फैसला है उसे, और आर्बिट्रेशन से जो फैसला है उसको क्या बोलते हैं? अवार्ड। वो चीज जो आपको मानना ही पड़ेगा या आप उसको अपील में ले जा सकते हैं, वो चीज क्या कहलाता है? अवार्ड। सेटलमेंट वो कहलाता है जो आपके विल पे है, चाहे तो माने चाहे ना माने। तो देखिए अवार्ड का मतलब क्या हो गया, कौन कौन देंगे? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। और कौन सुना सकते हैं? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन लेबर लॉ में भी हो सकता है, यानी कि मैनेजमेंट और किसने, वर्कर ने तय किया हुआ कि अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो वो आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कर लेंगे। उन्होंने खुद चुना हुआ है आर्बिट्रेशन। अगर मान लीजिए उन्होंने 3 आर्बिट्रेटर चुना है, आपको क्या लगता है इस केस में ज्यादातर 1 होगा या 3 होगा? मजदूर और मैनेजमेंट ने आपस में तय किया कि हमारे बीच जब भी डिस्प्यूट होगा तो हम उसे आर्बिट्रेशन से करेंगे। अब सोचिए उन्होंने 1 आर्बिट्रेटर चुना होगा इन जनरल या 3? सेंस क्या कहता है आपका? सेंस तो यही लगता है कि 3 चुना होगा। एक किसके तरफ से? एक जो वर्कर के तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से। एक हो गया किसके तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से। एक उन दोनों के द्वारा। और जो वो सुनाएंगे फैसला वो क्या कहलाएगा? अवार्ड कहलाएगा। इसका मतलब अगर वो इस रूट से जाना चाहे अच्छी बात है, नहीं तो उन्होंने पहले से आर्बिट्रेशन रूट चुन रखा है तो भी क्या है, बहुत अच्छी बात है। इन बिटवीन वो नाचना चाहे तो बोला जा सकते हैं। इसका मतलब मामला कंसिलिएशन से चल रहा था और उसके बाद दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हम मामले को कहां लेकर के चलेंगे? आर्बिट्रेशन में। या लेबर कोर्ट में बात जा रही है और लेबर कोर्ट को वो कहते हैं कि देखिए आपके यहां तो बहुत सारे मामले आ जा रहे हैं, अगर आप कहें तो हम आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व कर सकते हैं।
पहले से साइन है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो लेबर कोर्ट के कहने पे वो क्या कर सकते हैं, अगर रिक्वेस्ट देंगे तो लेबर कोर्ट कह सकता है कि आप चाहें तो किससे सुलह कर लें, आर्बिट्रेशन से चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेटर भी जो बोलेगा वो सेटलमेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, रिवॉर्ड, और अवार्ड का मतलब क्या हो गया, आपको वो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यही यहां दिया हुआ है। अब देखिए यहां जो एस्पेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि इस एस्पेक्ट को लेकर के मैं आपको स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, इन जगहों पे कुछ इससे रिलेटेड बताऊंगा। एक बार जरा पढ़ के देखिए कि कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, और फिर देखिए मैं समझाता हूं। एक बार पढ़ के देखिए और आप मुझे ये समझाएंगे। सेंस क्या है ये भी आप ढूंढेंगे, क्यों ये सेंस रखा गया, एक साल का गैप, और ये कह क्या रहा है। बस इस चीज को मैंने बोला है पढ़ने, अवार्ड को। सेटलमेंट भी पढ़ लीजिए, जब अवार्ड समझ जाएंगे तो सेटलमेंट भी। क्या करे बातचीत। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अवार्ड शैल बी पब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद इन हाउ मेनी डेज। ये जो लिखा हुआ है इसके समझने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आपको भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बस मैं छोटा सा लॉजिक जानना चाहता हूं कि जय माता दी 30 दिन, या थोड़ा लॉजिक पे बात करें, आखिर ये चीज पब्लिश क्यों करेंगे। ठीक है, अगर कोई फैसला सुनाया गया तो फैसला किसको बताया जाता है, जिसके बीच में डिस्प्यूट हुआ हो। इसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको पब्लिश करे। ठीक है भाई, वर्कर के बीच में था और वहां के मैनेजमेंट के बीच में था, फैसला सुनाया गया कि 220 रुपए की सैलरी क्या करनी पड़ेगी, अगले महीने से या 2 महीने बाद से देना पड़ेगा, या बोला गया कि नहीं इस समय सैलरी नहीं बढ़ सकती है, या पूरा 250 देना पड़ेगा, जो भी होगा। कह रहे हैं ऐसा इसीलिए किया गया ताकि इस चीज के बारे में जो है वो सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बल्कि और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चले कि इस तरह के जो है वो वर्क में सैलरी बढ़ाई गई है, ताकि वो भी बिना यहां तक पहुंचे हुए चीजों को क्या कर ले। अदरवाइज नहीं तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फिर से वर्क कमेटी से चलना शुरू कीजिए और कहां मामला आएगा, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। तो इसका एक अच्छे सेंस के लिए किया गया है कि अगर ये बात पता चला, और मान लीजिए कि मैं जो है वो कोई स्टील फैक्ट्री मैं भी चला रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं स्टील फैक्ट्री उसमें ऑर्डर आ गया है, तो इसका मतलब है कि मेरे भी तरफ अगर डिमांड आ रहा है, या मैं प्रोएक्टिवली खुद भी क्या करूं, अब जो है वो सैलरी को बढ़ा दूं। ये पर्पस है। अवार्ड शैल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर हाउ मेनी डेज। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी लेबर कोर्ट का फैसला, या कोई भी जो है आपका नेशनल ट्रिब्यूनल का फैसला, या आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला जो है, उसको 30 दिन का समय कम से कम चाहिए, तब उसको इफेक्ट में लाया जाएगा। मतलब अगर उन्होंने बोला है कि 220 रुपया सैलरी होगा, तो ये 220 रुपए की सैलरी जो होगी वो कितने दिन बाद, 30 डेज बाद। अब बोलिए ये टाइम क्यों दिया गया। एक अपील, एक और भी बात है, मान लीजिए मैं हाँ अरेंजमेंट भी, दोनों बात, एक अपील और एक क्या है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बारे में भी तो सोचिए, इमीडिएटली आप मुझे कहते हैं कि अगले ही महीने से आपको क्या करना पड़ेगा, 220 रुपए देने पड़ेंगे। क्या ऐसे में इंप्लॉयर पे बर्डन नहीं आएगा।
आएगा तो उसके एचआर टीम को ये चीज अरेंज भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो अगले ही महीने आप तो फिर दूसरे एक्ट का नॉन कंप्लायंसेस हो जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, अगर सही तरीके से जो है, ध्यान से, अगर सही तरीके से पैसे अरेंज नहीं होंगे तो इसमें से कौन सा एक एक्ट है, बोलना नहीं है, चुप रहिएगा अभी, कौन सा ऐसा एक्ट है जिस एक्ट का डायरेक्ट वायलेशन होगा? मैंने वो एक्ट आपको पढ़ाया हुआ है। 30 सेकेंड दिया नहीं, जिनको आ जाएगा सिर्फ हाथ उठाएंगे। कौन से ऐसे एक्ट है जिस एक्ट का डायरेक्ट वायलेशन हो जाएगा अगर इनको समय नहीं देंगे 30 दिन का और ये अरेंज नहीं कर पाएंगे तो? नए बच्चों को तो छोड़ रहा हूं क्योंकि उन्होंने वो एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, हाँ जी, प्रिंटेड बताइए, सोच के देखिए। मिनिमम वेजेज एक्ट क्या कहता है? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि एकदम परेशान मत हो, ना दिमाग पे जोर डालिए, मैं तो आसान काम कर रहा हूं आपके साथ। मैं तो बोल रहा हूं और प्रेशर कम कीजिए, आसानी से समझिए चीजों को। मैं रटने बोल कहां रहा हूं? रटने तो वो नंबर बोल रहा हूं ना, उसमें मैं क्या करूं? इसमें 30 लिखा है, मैं क्या बोलूं, जो मर्जी वो याद कर लो? नहीं, लेकिन इसीलिए इस पर डिस्कशन करें कि थोड़ा आसान हो जाए इस चीज को जो है वो याद रखना। याद कीजिए, मिनिमम वेजेज एक्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि कितना वेजेज मिलेगा ये तय करता है। वो वेजेज कब मिलेगा, देखिए आज भी रिवाइज नहीं कराया मैंने थोड़ा सा। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कहता है कि जो आपको वेजेज मिलना तय हुआ है वो इतने दिन के भीतर मिलना चाहिए। अगर आप इनको देंगे ही नहीं समय उन चीजों को मैनेज करने का, तो अगला सैलरी जो इनका जाएगा, मुझे एक चीज बताइए, सैलरी देने को लेकर के पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट ने क्या बोला हुआ है? कितने दिन के भीतर मिलना चाहिए? किस केस में? अगर 1000 तक हो, कम हो तो? अगर 1000 या उससे क्या हो तो कितने दिन में? 10 डेज में देना है। तो आप सोचिए, आपके पास अगर 900 वर्कर भी हैं तो अगर 30 तारीख को जो है वो खत्म हुआ तो 7 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा? 7 तारीख तक देना पड़ेगा। ये बढ़े हुए 20 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है यहां पे इनको समय दिया गया कि ये इफेक्ट में आने के लिए कितना चाहिए। देखिए, कोई भी एक्ट अगर बनता है तो उसमें आप याद कीजिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। देखिए, क्यों मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जिनके पास हिम्मत हो वो एक साथ 2 ग्रुप दे, इसीलिए क्योंकि आपके सब्जेक्ट इस तरह से पैक हैं कि वो हर जगह घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। अगर आपको याद हो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें हमने कुछ पढ़ा था और उसमें एक चीज हमने पढ़ा था और उसका कुछ नाम दिया था उस चीज का, उस गाइडलाइन का, जिसमें हमने कहा था कि जब भी एक्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं तो सिर्फ एक ही एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, जिस जिस जगह पे उसके बारे में कहा हुआ उनको एक साथ कंप्लाई इन टोटलिटी करते हैं। उस स्टाइल का क्या नाम है? हाँ ना, वो तो वह कानून बनाना। मैं कह रहा हूं इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारे लॉ नहीं बताए थे प्रिंसिपल। और आगे बढ़िए, रीजनेबल के बाद है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि 2 एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, उन दोनों को हमें एक साथ क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। इसीलिए जब उन्होंने फैसला सुनाया तो कहा कि ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन अगर हमने समय नहीं दिया तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो जब हमें एक साथ बहुत सारे एक्ट को कंप्लाई करके चलना पड़ता तो उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। अवार्ड इज जनरली वैलिड फॉर, ये बस मुझे समझा दीजिए इसका मतलब क्या है तो जानू। बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, इतना ही लॉ में लिखा हुआ है। बताइए। हाँ हाँ, और इसको अगर ठीक से बोले तो इसका मतलब 1 साल के भीतर सेम मामला नहीं आ सकता। कहा गया कि बात भी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक ही चीज पे, वही मसला जिस पे मैंने फैसला सुनाया है, कह रहे हैं कि उसी चीज को लेकर के दोबारा डिस्प्यूट कितने दिन तक मत करना? 1 साल तक मत करना, उसके बाद हो सकता है।
तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि अवार्ड जो है वो जनरली क्यों लिखा है कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो उसको कंसीडर किया जाता है। लॉ में तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर 220 रुपया आराम दिन का कर दिया गया, बोला गया कि एक ही साल के भीतर अब कितना सैलरी बढ़ाओगे, क्योंकि जब सैलरी बढ़ रही थी तो कोर्ट ने तो हर चीज देख लिया, लेबर कोर्ट ने, कि कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसने उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिया। एनी अवार्ड as rejected or modified laid before legislature or state of parliament shall become enforceable on expiry of how much? From the date on which it is। कोई भी चीज, मान लीजिए कि कोई भी जो है वो अवार्ड, कोई भी एक्ट, कोई भी चीज जो कहां रखा गया है, पार्लियामेंट में सुझाव के लिए, अगर 15 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? इसका मतलब है शैल बिकम इन्फोर्सेबल, यानी कि 15 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि उन्होंने इस चीज पे विचार कर लिया है। और यहां पे मौनम सहमति लक्षणम, याद रखिए, कुछ जगहों पे चुप रहना हाँ है, कुछ जगहों पे चुप रहना जो है वो ना है। तो ये आपको हर जगह, ये नहीं कि हर जगह, एक जगह सर ने पढ़ाया था कि अगर कहीं पे भी जो है लेजिस्लेचर कुछ ना कमेंट करे तो इसका मतलब हाँ होता है 15 दिन के बाद, नहीं, हर जगह अलग अलग बात है। आप जो है वो घर से निकल रहे हैं, आपने अपना बैग लिया, और जो है वो सुबह सुबह जब आप निकल रहे होते, जो टिफिन जो जहां लेना था, मम्मा किचन में, आपने जो है वो जोर से बोला, मम्मा मैं क्लास के लिए जा रहा हूं, जा रही हूं, धपाक दरवाजा मारा और निकल गए। नीचे के लोग भी जान गए कि भाई होनहार बच्चा, होनहार बच्ची पढ़ने जा रहा है या जा रही है। मम्मा ने किचन से कुछ नहीं बोला, मम्मा किचन में थी, मम्मा ने सुना लेकिन मम्मा चुप है। इसका मतलब मम्मा क्या बोल रही है कि बेटा रे यहीं रुक जा, दिन भर मेरा सर खाना, क्लास क्यों जाओगी या क्लास क्यों जाओगे, या उनका कहना हाँ है? बताइए क्या मतलब यहां साइलेंस का? हाँ, ठीक है, आप वही, आपकी मम्मा वही। इस बार फिर आपने बैग उठाया और अब जो बोले वो सुनिए, मम्मा मैं क्लास के लिए जा रही हूँ, मैंने आपके पर्स से जो है 10,000 रुपया ले लिया, इससे मैं दोस्तों को पार्टी देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, धपाक। मम्मा ने इस बार भी कुछ नहीं बोला। इसका मतलब मम्मा ये बोल रही कि बेटा 10,000 क्यों लिया, 20,000 ले लेते। इसका मतलब मम्मा ये बोले कि बेटा निकल तो गई है, बस आइयो मत लौट के, क्योंकि अगर लौट के आया या आई तो फिर निकलने लायक नहीं रहोगी। तो मुझे क्या बताइए, यहां चुप रहने का मतलब क्या है? हाँ कह रही है या ना कह रही है? इसीलिए लॉ में हर जगह साइलेंस हाँ या ना नहीं होता, फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पे अगर चुप है तो वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक चुप हैं? 15 डेज तक अगर उन्होंने कुछ कमेंट नहीं दिया लेबर लॉ के किसी भी मैटर को लेकर के, तो इसका मतलब उनका कहना है कि ठीक है, जो भी चीज है हमें क्या है, मंजूर है। तो दो बातें ध्यान रखनी है इसमें, एक तो चुप रहना हाँ है, और दूसरा कितने दिन तक चुप रहना, 15 डेज तक। तो अवार्ड को लेकर के जो पहला चीज, अवार्ड 30 दिन के भीतर पब्लिश करना पड़ेगा। किसको? सीजी को या एसजी को? ठीक है, अवार्ड जो हमारा होगा वो अवार्ड जो है वो कितने दिन के बाद इफेक्ट में आएगा? 30 डेज के बाद। इन जनरल कितने दिन के लिए इफेक्ट में रहता है? और इसका मतलब क्या है कि सेम मैटर उतने दिन तक दोबारा जो है वो नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, अगर जो है वो कहीं भी लेजिस्लेचर में कोई भी अवार्ड या कोई भी एस्पेक्ट रखा गया और 15 दिनों तक उनके तरफ से कोई कमेंट नहीं आया मॉडिफिकेशन या किसी चीज के लिए, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, सेटलमेंट अराइव्ड, ये तो पता है आपको कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से। सेटलमेंट जो है वो बाइंड करता है किसको? पार्टीज इन्वॉल्व इन द सेटलमेंट। लेकिन आपको पता है अवार्ड के साथ क्या है? अवार्ड सिर्फ उन दोनों पार्टी को ही बाइंड नहीं करता है, इसका असर जो है वो दूसरे इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। अगर लेबर कोर्ट ने कुछ कहा है इस स्टील कंपनी के लिए, कल को अगर कोई मामला आ जाएगा, आप देखते होंगे रेफरेंस लिया जाता है केस से कि उस केस में योर ऑनर आपने ये चीज ऐसे कहा था, तो कह रहे हैं कि सेटलमेंट इज नॉट रेफरेंस, ये रेफरेंस नहीं, बस इन दोनों ने हाँ कहा तो हाँ। लेकिन अगर अवार्ड आया है कि स्टील कंपनी में जो है वो 200 से कितना मिलना शुरू हो गया, इसका मतलब दूसरा स्टील कंपनी का भी अगर केस आएगा तो उस केस में ये 220 वाला चीज क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। सेटलमेंट इज जनरली वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? देखिए उससे कम है टाइम, लेकिन ये कब होगा सेटलमेंट वैलिड वाली बात? जब दोनों पार्टी क्या कर दे। लेकिन अगर एक बार दोनों पार्टी ने साइन कर दिया, एग्री कर दिया, मान गए हैं, तो फिर सेम मुद्दा को कितने दिन तक नहीं उठाएंगे? 6 मंथ तक नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये सारे क्या है? ऑथोरिटी जो हमने अलग अलग करके पढ़ा हुआ है। अब इन्हीं ऑथोरिटीज के बारे में आपको बतलाता हूं। वर्कमैन हैविंग द डिस्प्यूट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कंसिलिएशन ऑफिसर टू सेटल द डिस्प्यूट।
लेकिन यहां देखिए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज, 3 months of the time of conciliation, officer fails to settle the dispute, workman can make direct application to कहां, एक बार वापस यहां आ जाइए, यही है ना हमारा कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास हम पहुंचे। अच्छा, कंसिलिएशन ऑफिसर से ही बात क्यों शुरू की गई है? हो सकता है किसी जगह पे वर्कर जो है वो, तो वहां पे तो वर्क कमेटी कंपलसरी नहीं होगा ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर के पास तो हम पहुंच सकते हैं। हम पहुंचे और बंदा कितना टाइम लगा रहा है, 3 मंथ से भी ज्यादा हो गया, लेकिन हमारा डिस्प्यूट सेटल। हमारा इंटेंशन ये नहीं कि हम नहीं मानने को तैयार है, हम मानने को तैयार है, लेकिन पहले कंसिलिएशन करे भी तो। और बहुत बार ऐसा होता है, ये टालते रहते हैं। रीजन ये रहता है कि थोड़े इन्फ्लुएंस रहते हैं एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर बस कहता है बस चीजों को टालो, तब तक हमारा ये असाइनमेंट या ये कंसाइनमेंट तब तक डील हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है फॉरेन डेलीगेशन आने वाला है, उस बीच में कोई हाय तौबा ना हो, तो इसीलिए कहते हैं अभी कुछ नहीं, बस चीजों को टालो, बोलो कि हाँ ये काम हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। अगर ऐसा है तो कितने दिन का समय दिया, और उसके बाद सीधे कहां आ सकते हैं, लेबर कोर्ट। इसीलिए क्योंकि इतने दिन रहने के बाद कहते हैं कि अब ये रास्ते से आने की जरूरत नहीं, सीधे कहां आ सकते हैं, लेबर कोर्ट आ सकते हैं। अगर 3 महीने में इन्होंने चीजों को सेटल नहीं किया तो ठीक प्रोविजन दिया या गलत दिया। सोचिए ना, चीजों को और ज्यादा जो है वो मेसअप करने की जरूरत क्या है, जब वो 3 महीने नहीं कर रहे, इसका मतलब कंसिलिएशन ऑफिसर इज नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ वर्कर्स। वर्कमैन शुड मेक एन एप्लीकेशन टू लेबर कोर्ट, या किसको, ट्रिब्यूनल। इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि कुछ मामले मैंने आपको बोला है, जिस मामले में आप कहां आ सकते हैं, ट्रिब्यूनल आ सकते हैं। फॉर एजुडिकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिस्ट्रेंचमेंट और अदर। जिस बात को लेकर के विवाद है उसके कितने दिनों के भीतर आना है, 3 years के भीतर। और कंसिलिएशन ऑफिसर के कितने दिन तक फैसले नहीं करने पे, तो थोड़ा याद रखिएगा, 3 year है और एक जगह 3 क्या है, मंथ है। 3 months तक कंसिलिएशन ऑफिसर ने, आप कंसिलिएशन ऑफिसर के पास पहुंचे, उन्होंने 3 महीने तक निपटारा नहीं किया, आप कहां पहुंच सकते हैं, बात खत्म। आप लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल, जहां भी जो भी मैटर है, मैटर के अकॉर्डिंग कहां पहुंचिएगा, वहां आप आ सकते हैं। लेकिन क्या लिमिटेशन पीरियड रखा गया है, 3 years कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, यानी कि जब से आपका रिट्रेंचमेंट हुआ या आपको निकाला गया, डिस्चार्ज, डिसमिसल, जो भी सिचुएशन है। कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट करना किनका काम है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई फैक्ट्री वगैरह कोई चीज है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट करे, अगर वो नेशनल लेवल का है तो उसको कौन करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे। तो कहीं पे भी जहां आपको भी कंफ्यूजन रहे कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट लिखे या क्या लिखे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कंफ्यूजन आ जाए एग्जाम में, तो प्लीज हीरो मत बनिएगा कि सीजी और एसजी लिख देते हैं, क्या लिखिएगा वहां पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर कहीं भूल रहे हो कि कौन सा ऑथोरिटी है तो, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखने से मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन अगर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है और आपने स्टेट गवर्नमेंट लिखा, तो आप खुद सोच सकते हैं हम मार्क्स काटेंगे या कुछ ज्यादा देंगे। समझदार तो आप हैं ही। ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, यही तो हमने कहा था कि जो हमने पढ़ा उसी में इनका ड्यूटीज देखते हैं क्या क्या है, किसका, ऐसे ही सोच करके देखिए कंसिलिएशन ऑफिसर का क्या ड्यूटी होगा। अरे भाई वो चाहेंगे कि एमिकेबल सेटलमेंट हो, एमिकेबल का मतलब होता है जल्दी और सही सेटलमेंट हो। होल्ड कंसिलिएशन प्रोसीडिंग रिलेटेड टू व्हाट, स्ट्राइक, लॉकआउट, घबराइएगा नहीं, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ये सब, स्ट्राइक, लॉकआउट अभी इसी चैप्टर में है, या कोई भी प्रोसीजर जो किससे रिलेटेड हो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। ये भी बताऊंगा कि किस किस सर्विस को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा गया। आसान शब्दों में, जिस चीज का डायरेक्टली हमारे जीवन पे जो है वो प्रभाव पड़ता है उसको क्या कह देते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कह देते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड मैटर ऑफ, यही तो काम है किसका, कंसिलिएशन ऑफिसर का। कंसिलिएशन ऑफिसर शैल इंड्यूस द पार्टीज टू कम टू व्हाट, फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। यही तो उसका काम है। फैसला थोड़ा ना सुनाएगा, इंड्यूस करेगा, इसका मतलब उसे कन्विंस करेगा, उसे बताएगा चीजों को। ड्यूटी टू सेंड द रिपोर्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड। जब सेटलमेंट हो जाएगा तो उसी को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, यानी कि फाइनली आप भी 220 पे हाँ कह रहे हैं और मैनेजमेंट भी 220 पे क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है। और उसमें लिखा हुआ है कि अगले 2 साल तक लेकिन अब जो है आप किसी भी तरह के सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, या लिखा हुआ है कि 2 साल बाद फिर 10% बढ़ा देंगे, जो भी ऐसा है। तो वो चीज जो है वो साइंड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, किसको, टू द गवर्नमेंट और हिज सुपीरियर।
क्यों बेचते हैं? तय हो गया तो भी, और नहीं होगा तो जाएगा गवर्नमेंट के पास या नहीं? ठीक है, नहीं हुआ दोनों में सेटलमेंट, अब गवर्नमेंट को कुछ बताएगा कंसिलिएशन ऑफिसर? मार दूंगा। नहीं हुआ सेटलमेंट, कुछ नहीं बताएगा? हाँ जी, तब भी बताएगा, यही मैं आपको कह रहा हूं। ये देखिए यहां पे, अगर नहीं होता था तो जाता था मामला इनके पास या नहीं? ये देखिए, कंसिलिएशन ऑफिसर, डिस्प्यूट सेटल्ड, तो अभी बताया, साइंड कॉपी भी भेज दे कि देखो भाई ऐसे सेटलमेंट हो गया है। नहीं हुआ सेटलमेंट तो कहा इस बार साइंड कॉपी नहीं जाएगा, सिर्फ रिपोर्ट देगा कौन? कि हमसे नहीं हो पाया। यानी कि ये लोग जो है सेटलमेंट को तैयार, दोनों ही केस में गवर्नमेंट तक बात पहुंच रही है या नहीं? दोनों केस में इसलिए क्योंकि मामला अब गंभीर हो गया इसलिए बताया गया, और पहले केस में जब सेटलमेंट हो गया तो इसलिए बताया गया कि देखो भाई इस बात पे ये क्या हुए हैं, सेटल हुए, अगले 6 महीने तक फिर उठ के ना आ जाए तो आगे आप जानिए, इसीलिए मैंने आपको एक कॉपी क्या कर दिया है, भेज दिया है। आइए, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ड्यूटी टू सेंड देम टू द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट द रीजन ऑफ नॉन सेटलमेंट। यही बात तो हमने पढ़ा है, हाँ है तो भी होगा और ना है तो भी। हाँ है तो बस क्या जाएगा, साइंड कॉपी, किस चीज का? जिसको मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या कॉपी ऑफ सेटलमेंट, लेकिन सही वर्ड है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, तो ध्यान रखेंगे। ड्यूटी टू सेंड द रिपोर्ट टू गवर्नमेंट और विद इन हाउ मेनी डेज? मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? मेरे बर्थडे से। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग और विद इन सच शॉर्टर पीरियड एज मे बी फिक्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है वो 14 डेज है, कमेंसमेंट ऑफ व्हाट, प्रोसीडिंग के 14 दिनों के भीतर भेजना है रिपोर्ट। इसका मतलब आप समझिए इनको कितने दिन में फैसला खत्म करना है? प्रोसीडिंग के 14 डेज में इनको रिपोर्ट भेज देना है। तो इसका मतलब है कि उससे 1-2 दिन पहले करेंगे तभी ना रिपोर्ट भेजेंगे, और अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बता देंगे कि नहीं हुआ। अननेसेसरी चीजों को लिंगर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर किसी न किसी तरह का कोई वायलेंस या कोई ना कोई क्या होगा, हादसा होगा। यहां पे लिखा हुआ है विद इन सच शॉर्टर पीरियड, इसका क्या मतलब हुआ? कहा किसी भी शर्त पे 14 डेज से तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर चीज ज्यादा सीवियर है तो उस केस में गवर्नमेंट कह देते हैं कि भाई ये चीज 14 दिन नहीं लगना चाहिए, इसमें 2 या 3 दिन के भीतर चीजों को करो। मैं आपको नॉर्मली बतलाता हूं, अभी आपने एक कौन सा केस है जिसमें उस एक कोई विक्टिम है, उनके फादर वगैरह को भी जेल में डाल दिया गया, बाद में उसकी डेथ भी हो गई, अभी एक्सीडेंट हुआ तो उनके परिवार के बड़े सारे लोग मर गए, उनको एयरलिफ्ट करके फिर यहां लाया गया है। हाँ, उनाव केस, बड़े दिन से मामले चल रहे थे, जब यहां अभी एक ट्रक ने जो उनके परिवार वालों को 13 लोगों को जो है वो उनके सुरक्षा में लगाया गया था, मतलब पुलिस को, एक भी लोग वहां मौजूद नहीं थे, और वो कहीं जा रहे थे, साथ में परिवार के 4-5 लोग थे। मैक्सिमम लोगों को तो वैसे ही मार के पहले ही खत्म कर दिया, मतलब शायद जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो ज्यादा पावरफुल या जो भी होंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ही इस चीज को हर दिन ट्रायल पे लूंगा। क्या ऐसा होता है? सुप्रीम कोर्ट में तो मामला ही कितने कितने साल में पहुंचता है। इसका मतलब है कि चीजों के सिवियरिटी को समझते हुए पावर होता है इनके पास कि वो क्या कर सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं। सीबीआई को समय दिया 14 डेज का, कि 14 दिन के भीतर सारे मामले की पूरी खबर खत्म हो जाना चाहिए, ये 14 डेज में। सुनते होंगे सीबीआई भी जो है वो छानबीन कर रही, अभी तो 2 साल से चल रहा है, 2017 से। हमारे जो पहले जो हैं, जो वित्त मंत्री थे और होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पी चिदम्बरम, कल उनको अरेस्ट किया गया, जबकि 2 साल पहले सीबीआई का केस शुरू हुआ है। तो देखिए 2 साल में तो इतना इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उनको क्या किया जा सकता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है या नहीं? वैसे ही यहां पे कह रहे हैं कि इनके पास पावर है सीजी के पास, कि कह सकते हैं कि भाई ये केस क्या है, ज्यादा सीवियर है, आप इसको 10 दिन में करें, तो उन्हें 10 दिन में क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट दे। हाँ है तो भी, ना है तो भी। ये था किसके बारे में? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, एग्जाम में एक तो वह पूरा प्रोसेस पूछ सकता है, और एक क्या पूछ सकता है, इन्हीं सब के बारे में अलग अलग करके। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंटिन्यू, कंसिलिएशन बोर्ड, यहां मामला कब जाएगा? ठीक है, और इनका काम क्या है वो देखिए। द बोर्ड शैल सबमिट दिस रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के भीतर?
क्योंकि यहां पे बात पहुंचा, इनके पास वैसे ही थोड़े ज्यादा जो है वो चीज रहेंगे, तो इनको कितना समय दिया, 2 मंथ्स का। और इनका भी काम क्या है, सेम काम। देखिए क्या लिखा हुआ है, फेयर एंड एमिकेबल सेटलमेंट। सारा चीज मैंने आपको बोल दिया है उसी डायग्राम में, लेकिन ये इसीलिए इस तरीके से लिखा है कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम में कंसिलिएशन बोर्ड पे आ जाए या बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन पे लिखने के लिए आ जाए, तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें कि हमारे पास कुछ लिखने को नहीं है, उस डायग्राम से हम क्या क्या लिखें। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये भी एमिकेबल सेटलमेंट करेगा। बस यहां जो याद रखना है वो रखना है 2 मंथ, और कंसिलिएशन ऑफिसर के केस में कितना, 14 डेज। अगर 3 मंथ्स में चीजें नहीं होती है तो वैसे केस में क्या करेंगे, वैसे केस में आप कहां जा सकते हैं, सीधे आप जा सकते हैं बोर्ड के पास, डायरेक्टली लेबर कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, आइए एजुडिकेशन। अब यहां से क्या शुरू हो गया, कंसिलिएशन खत्म। अब सबसे पहले कहां गए, लेबर कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया तो, और वो भी नहीं पसंद आया तो नेशनल ट्रिब्यूनल। और यहां पे यही बात लिखी हुई है कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जो मामले सेकेंड और थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये सेकेंड और थर्ड शेड्यूल आप प्रोफेशनल में देखेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है कि क्या सिचुएशन है, मामला किस चीज से रिलेटेड है, वेजेज से रिलेटेड है, किसी के रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड है। तो वैसे केस में आप कहां आ सकते हैं, डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आ सकते हैं। नो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल हैव जुरिडिक्शन टू एजुडिकेट अपॉन एनी मैटर विच इज अंडर व्हाट, एजुडिकेशन बिफोर नेशनल ट्रिब्यूनल। बात भी सही है, अगर कोई मामला ऑलरेडी हमारा जो है वो कहां पे है, हायर कोर्ट में है, और आप सुनते भी होंगे कि अगर एक चीज कहीं भी किसी एक कोर्ट में जो है वो क्या हो रहा है, ट्रायल में है, तो उसी चीज को जो है आप दूसरे कोर्ट में जो है सेम टाइम पे लेकर के नहीं जा सकते। उसमें भी मामला आपका एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में है, और आप उसी मैटर को इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ले सकते हैं। क्या कहा गया कि नहीं, जब तक मामला कहीं एक जगह से क्या नहीं हो जाता है, सेटल नहीं हो जाता, तब तक आप आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। आर्बिट्रेशन के केस में कहा कि आर्बिट्रेशन आप तय कर सकते हैं, कौन कौन तय कर सकते हैं, वर्कर यानी कि इंप्लॉय और इंप्लॉयर आपस में तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन आपने किया है तो आर्बिट्रेशन में जो भी चीज आएगा वो क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप उसको चैलेंज करना चाहें तो उसको कहां चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको फिर जाइए लेबर कोर्ट, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। ग्रीवांसेस सेटलमेंट ऑथोरिटी, यहां देखिए अगर कितने हैं ये याद रखना पड़ेगा, 50 और मोर वर्कर अगर हैं, आर एम्प्लॉयड और हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स शैल प्रोवाइड ग्रीवांस सेटलमेंट ऑथोरिटी। कहां पे ये होगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि वर्क कमिटी कितने के रहने पे कंपलसरी है, 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा है तो देयर मस्ट बी अ वर्क कमिटी। अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो देयर मस्ट बी व्हाट, लेकिन उससे कम है तो भी एक दिया हुआ है, और वो है कि अगर 20 या 20 से ज्यादा है तो वैसे केस में क्या होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी जो है वो होना चाहिए। तो इसका मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी 20 या 20 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा पे, और अगर 100 या 100 से ज्यादा हुआ तो वर्क कमेटी। अब आप सोचिए जहां पे आपके पास जो है वो 150 लोग होंगे, वहां पे ये तीनों होंगे या कोई एक होगा, एक बार ध्यान से सोचिएगा जरा। और ये मान के कि आप सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको सिचुएशन दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं अगर दूंगा या मेरे जैसे लोग देंगे तो मैं ये दूंगा ही नहीं शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ग्रीवांस सेटलमेंट ऑथोरिटी मुझे दे दिया जाए तो मैं तो पूरा बना दूंगा केस लॉ ही, मजा आ जाए बच्चों को भी। अब इसमें मान लीजिए कि दे दिया कि देयर आर 150 वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ फैक्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ सेटलमेंट ऑथोरिटी शुड बी अपॉइंटेड ओवर देयर एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। नाम भी लिख दिया, समय 30 सेकेंड मैंने दिया, सोच लीजिए। लॉ में जो है वो बताइएगा।
कौन बताएंगे? ब्लू स्ट्राइप स्ट्राइप बताइए जरा। आप ही हैं? हाँ, ब्लू स्ट्राइप। कौन कौन? आप देख के बोल सकते हैं, तीनों कौन कौन? तीनों के नाम नहीं दिख रहे हैं? बताइए, ईद मुबारक। कौन कौन? और बस एक? दुबले पतले? क्या? लेबर कोर्ट तो अलग चीज है, वो तो आप क्या अपॉइंट करेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलेंगे हाई कोर्ट अपॉइंट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तो हमारा ऑलरेडी है। ये तो बात तब है जब 150 लोग वहां पे हैं, पीछे से ग्रे। हाँ, यानी एक। हाँ जी, आप बताइए। एक ब्लू, ग्रीन। हाँ, आप पीछे वाले कौन? कितने लोगों का कहना है एक वर्कमैन कमिटी? कितने लोगों का कहना है तीनों के तीनों अथॉरिटी? यानी कि नाम बोल देता हूं, ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी, रिड्रेसल कमिटी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी और वर्कमैन कमिटी। वो हाथ उठाइए। खुद सोचिए, अभी अभी मैंने बताया इंटरप्रिटेशन, इसीलिए सबसे पहला एक्ट आपको क्या पढ़ाया डीआईजीएल में? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लॉ को इंटरप्रेट कैसे करें। यहां पे कह रहे हैं कि आप कंप्लायंस के बारे में सोचिए। अगर आपने 150 के रहने पे बनाया वर्क कमिटी, दैट मीन्स यू हैव कंप्लाइड द प्रोविजन दैट इफ देर इज 100 और मोर वर्कर देन देयर शैल बी वर्क कमिटी। यू हैव कंप्लाइड दिस वन। आपने इसको कंप्लाई किया। लेकिन मुझे अगला कंप्लायंस बतलाइए जो लिखा हुआ है, और जिसमें यह लिखा हुआ है कि इफ देर आर 50 और मोर वर्कमैन देन देयर शैल बी ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी। क्या आपने ये कंप्लाई किया? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मतलब जबरदस्ती नहीं है, आप कन्विंस होइए, और नहीं तो आप मुझे कन्विंस कीजिए। क्या आपने इसको कंप्लाई किया? तो नॉन कंप्लायंस का मैं लगाऊंगा ना चार्ज आप पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे नोटिस तो भेजूंगा। आपने वर्क कमिटी बनाया, वेरी गुड, कंप्लायंस। लेकिन जो नॉन कंप्लायंस का उसका नोटिस भेजूंगा। आप सही बोले थे तो जोर से क्यों नहीं बोल रहे थे? बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे जब हम आंसर बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, कभी कभी क्या होता है, मैं आंसर नहीं आता है ज्यादातर केस में। एग्जाम में क्वेश्चन देखा, ये भी नहीं आ रहा, कीड़े फड़े जिन्होंने क्वेश्चन सेट किए। कभी कभी क्वेश्चन आ रहा होता है तो हम बिल्कुल वैसे ही चौंक जाते हैं, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया उन्हें अपने आप पे कभी भरोसा नहीं था कि ये थोड़ा भी मिस यूनिवर्स हो सकता है, नहीं, वो चौंक जाते हैं। तो वैसे ही जब हमें आ रहा होता तो हम चौंक रहे होते, ये कैसे हो सकता है, मेरे जैसे को भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्वेश्चन कुछ और होगा, मेरे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है? नहीं, जब आंसर यही है तो यही है, हम क्या करेंगे, इसी चीज को लिखेंगे। तीसरा, अगर मान लीजिए कि कहीं जो है वो 20, अगर आप 150 वर्कर है, इसका मतलब 20 नहीं है। अगर कहीं 150 वर्कर है, इसका मतलब 20 भी है या नहीं, 20 है या नहीं? तो आपने तो कंप्लायंस में बोला ही नहीं। क्या वहां पे 50 नहीं है? याद कीजिए, ये मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट के समय भी वार्न कराया था कि अगर कहीं पे लिखा हुआ कि 250 वर्कर हैं, तो आप 250 वर्कर वाला भी कंप्लायंस करेंगे, 50 वाला भी करेंगे, और क्या करेंगे? लिखा हुआ है 150 लोगों के रहने पे एक जो है वो आपको रेस्ट रूम बनाना है, या सॉरी, आपको जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स रखना है हर 150 पे, 250 पे कैंटीन देना है। तो 250 पे कैंटीन दिया, एक कंप्लायंस, लेकिन आपने कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखा, तो नॉन कंप्लायंस हुआ या नहीं? तो इसीलिए सारा चीज एक साथ करेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन शैल बी सेलेक्टेड फ्रॉम किससे? एंड फ्रॉम अमॉन्ग द रोटेशनल बेसिस। क्यों कह रहे हैं कि एक तो पहले इस ग्रीवांस कमेटी में जो भी रहेगा वो बराबर बराबर रहेंगे, यानी कि 2 लोग अगर इंप्लॉय है तो 2 लोग किससे होने चाहिए? आप खुद सोचिए, डिस्प्यूट हो रहा है, रामदीन कह रहा है सैलरी बढ़ाओ और सैलरी करो हमारे 250 रुपए, और वहां पे जो है वो कह रहा है 1 रुपए भी ज्यादा ना करो। मुझे बताइए, अगर कमिटी में सारे लोग इंप्लॉयर की तरफ से ही रहेंगे तो ये मजाक सा नहीं हो गया? तो कहा दोनों के तरफ से, और कहा चेयरपर्सन
का चेयरपर्सन रोटेट करते रहेंगे। कभी किसके तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि चेयरपर्सन तो दोनों ही रख सकते ना, एक एम्प्लॉयर की तरफ से और एक, क्योंकि वो तो हेड ऑफ क्या हुआ, कमिटी, तो वो तो एक ही पर्सन होगा, बस उसको हम क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने यहां तक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के सारे एस्पेक्ट और सारी बातें पढ़ ली, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा मामला आ गया जहां पे अपने आवाज उठाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, स्ट्राइक करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले स्ट्राइक का लिटरल मतलब क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा, किस किस केस में स्ट्राइक जस्टिफाइड है और किस केस में स्ट्राइक जस्टिफाइड नहीं है। क्या स्ट्राइक के दौरान आप तोड़फोड़ भी कर सकते हैं? क्या स्ट्राइक अगर वर्कर कर रहा है तो उसको सैलरी मिलता रहेगा? और स्ट्राइक किस किस केस में आप नहीं कर सकते हैं और किस केस में करने के लिए इस कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। अगर मजदूर स्ट्राइक कर सकता है तो क्या हमारे एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने फैक्ट्री को कुछ दिन बंद नहीं रख सकते हैं? क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें वो ऐसा कर सकते हैं? तो इन सारे चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अब देखिए, आज हमारा एक भी एक्ट का एक पार्ट नहीं खत्म हुआ, जबकि देखिएगा कल हमने क्या किया था पिछले क्लास में, 3। तो इसीलिए जो छोटे हैं वो उड़ जाएगा, जो बड़े हैं उसे क्या करना रहेगा। तो इसीलिए यहां तक के चीजों को अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और फिर याद दिला दूं, आप अगले क्लास में जब आएंगे तो आपको क्या लेकर के आना है, आंसर। अभी भूल गए। और वो किस पेज पे लिखेंगे, एक नॉर्मल पेज पे, अपने ही पेज पे फाड़ करके और एकदम अच्छे से थोड़ा मन लगा करके एक बार लिख लीजिएगा, ताकि मैं आपको सही बता सकूं कि कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो चलिए फिलहाल सेटिंग अप की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।